तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टूथलेस की एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वुशुन फैसला करता है कि इन लोगों को मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखाई जाएंगी। तो वो उन दोनों से कहता है कि बुक्स लेकर आओ। वहां पर उसे एक वुडैंग सेक्टर की एक बुक दिखाई देती है और उस बुक को उठाता है और कहता है कि चलो तुम्हें यही सिखा सिखाया जाएगा। तो हमारा वुशुन उस बुक को अपने हाथ में पकड़ता है और साथ इस बुक को वहां पर बड़ी तेजी के साथ सारे पेजेस को देखता है। वो कुछ ही सेकंड में वहां पर पूरी बुक को देख लेता है और कहता है कि चलो ठीक है, अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और उन दोनों को वहां पर कहता है कि अब जल्दी से रेडी हो जाओ। दोनों को वहां पर तलवार पकड़ाता है, यानी लकड़ी की पकड़ाई होती है, और उनसे कहता है कि प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। तो मोटू जो होता है यानी कि हमारा समाते जो होता है वो वहां पर ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका वजन ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन हमारी जो सोमी होती है वो बिल्कुल सही से प्रैक्टिस कर रही होती है। दोनों वहां पर प्रैक्टिस कर रही होती है। तो हमारा वुशुन कहता है कि तुम दोनों कर क्या रहे हो, तुम दोनों इस तरह से मूव क्यों कर रहे हो। तो वो कहते हैं क्योंकि इसी तरह लिखा हुआ है बुक के अंदर, तो बिल्कुल सेम इसी तरह लिखा हुआ है, इसी तरह हम लोग यहाँ पर इसको कॉपी करके मूव कर रहे हैं। तो वुशुन कहता है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुक को ही फॉलो करना होता है। एक बुक जो होती है, एक मार्शल आर्ट्स की जो बुक होती है जो तुम्हें बाजार में मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीप बुक होती है क्योंकि उसके अंदर मार्शल आर्ट्स की कंप्लीट टेक्निक को नहीं लिखा जाता। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट ऐसा नहीं चाहता कि उसकी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक्स जो है वो बाहर दुनिया में लीक हो जाए। जैसे कि वुडैंग सेक्टर के महान सेक्टर जैसे 9 सेक्टर्स में से एक सेक्टर है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक ऐसे बाजार में बिक जाए और सभी लोग उसको प्रैक्टिस कर ले। इसी वजह से वो सीक्रेट बुक्स बनाते हैं। तो इस बुक के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारा कुछ ठीक नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, जिस तरह मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसे प्रैक्टिस करो। तो वो कहते हैं ठीक है सर, जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। तो शाम तक वहां पर मोटू जो होता है वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और कहता है कि मुझे तो अभी यहाँ पर महसूस हो रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और मैं यहाँ पर और ज्यादा नहीं कर सकता, जबकि सोमी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही होती है। तो हमारा वुशुन कहता है कि अगर ये इसी तरह करते रहे तो मुझे लगता है कि कुछ ही महीनों में ये दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे, इनकी बॉडी फैट खत्म हो जाएगी। हमारा वुशुन जो होता है वो सोमी को प्रैक्टिस करते हुए देखकर काफी खुश हो रहा था क्योंकि सोमी बहुत ही अच्छे से अपनी तलवार को घुमा रही होती है। जब अपनी तलवार को घुमाती है, लकड़ी को घुमाती है, तो वहां पर हवा की साउंड निकलती है। तो वो उसे कहता है कि तू बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही हो। फिर खाने की टेबल पर फिर से ये लोग बहुत सारा खाना बनाते हैं और बहुत सारा खाना खा रहे होते हैं। सुमाते कहता है कि जितनी हमने प्रैक्टिस किया लगता है कि हम लोग आज यहाँ पर खाने को सही से डिजर्व करते हैं। सोमी भी से कहती है हाँ मैं भी, और दोनों वहाँ पर खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो करते करते इन्हें 3 महीने गुजर जाते हैं और 3 महीने के एंड पर दिखाते हैं कि वो दोनों फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, दोनों का बॉडी वेट खत्म हो जाता है। दोनों ने यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की कुछ ना कुछ टेक्निक्स भी सीख ली हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के लॉर्ड का दिखाया जाता है। लॉर्ड बहुत सा गुस्से में होता है। उसके सामने जो बंदा उसे मैसेज देने के लिए आता है वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर क्या कहा कि उस सिटी के अंदर हमारे 2 लोग पकड़े गए हैं और इसके अलावा वहां पर कोई ना कोई है जो ये सब कुछ कर रहा है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि हर साल जैंग बेक और उसके साथ साथ ब्लैक मार्केट का ओनर वो हमें कितना ज्यादा पैसा बेचते थे हमारी ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को, अब दोनों ही पकड़े गए हैं तो फिर हमें पैसा कहां से मिलेगा। तो बंदा उसे कहता है कि सर मुझे पता है ये सब कुछ कैसे होता है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये नहीं समझ आ रही कि उन दोनों को पकड़ा कैसे गया। वो भी अपनी बात को कंप्लीट भी नहीं करता, किसी के साथ ही बॉस उसके ऊपर अटैक करता है और वहीं पर मर जाता है। तो बॉस कहता है कि हमारी हुनान की जो ब्रांच थी वहां पर जो हमारा मास्टर हमने छोड़ा हुआ था, यानी कि वहां पर जो ओनर था उसको पकड़ लिया गया और इस वक्त उसे बंदी बनाकर रखा गया है। मुझे लगता है कि इस वक्त गवर्नर उसे इंटेरोगेट कर रहा होगा। पिछले कई सालों से हुनान प्रोविंस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हुनान प्रोविंस बहुत ही शांत था और वहां पर जैंग बेक और उसके साथ साथ ब्लैक मार्केट का ओनर वो दोनों ही बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे थे और इसकी वजह से हमारे प्लान्स भी खराब नहीं हुए। लेकिन अब जबकि यहाँ पर वो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं और इसकी वजह से हुनान प्रोविंस में हमारे 2 लोग पकड़े गए हैं, तो लगता है कि अब ये इतना भी आसान नहीं रहा। मैंने हुनान प्रोविंस में जैंग बेक को यूज किया था ताकि वो अपनी पावर्स की वजह से वहां पर बाकी के सभी इवल फैक्शंस को सप्रेस करके रख सके, लेकिन अब आसपास के इवल फैक्शंस हमारे सामने सर उठाना शुरू कर दिए हैं। मुझे लगता है कि हुनान प्रोविंस में कोई ना कोई तो ऐसा आया है जो कि मेरे प्लान्स में इंटरफियर कर रहा है। मुझे वो बंदा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वो बंदा चाहिए। साथियों से कहता है कि सर आप बिल्कुल परेशान। साथियों से कहता है कि माय लॉर्ड अभी हम लोग जाकर एक्शन लेते हैं, हम लोग अभी जाकर उसे ढूंढ निकालते हैं। इस वक्त तुम्हारे पास 2 टारगेट है। एक तो वो चोर समाते हैं जिसने वो गोल्डन बुद्धा को चोरी किया था और जाकर ब्लैक मार्केट के ओनर को बेचा था, और दूसरा वो गवर्नर है। गवर्नर और ये दोनों, इन दोनों को पकड़कर हम लोग इंटेरोगेट करेंगे। तो लॉर्ड उसे कहता है तो फिर ठीक है, उन दोनों को पकड़ लो और उनको तब तक टॉर्चर करो जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलते, इतना कुछ तो जरूर पता चलेगा। इसी के साथ ही यहाँ से नेक्स्ट सीन में वुशुन का दिखाया जाता है कि वुशुन अपने घर में बैठा होता है, प्रैक्टिस कर रहा था। वहां पर प्रैक्टिस करते करते उसे कुछ आभास होता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि तूफान आने वाला है, यानी ये कुछ बुरा होने वाला है। क्योंकि दूसरी तरफ समाते को दिखाता है कि वो अभी वहां पर मार्शल आर्ट्स की बुक्स पकड़कर प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहां पर नीचे ग्राउंड के ऊपर लेटा होता है। तुम्हारा वुशुन उसके पास आता है और उससे कहता है जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो चुका है, जल्दी से जाओ जाकर सोमी को बुला कर लाओ और उसे कहो कि आके ब्रेकफास्ट कर ले। तो समाते उसे कहता है लेकिन मैं तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड हूँ, यानी कि मैं तो चल भी नहीं पाऊंगा, मैं जब यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करने दो। तो वो गुस्से के साथ से कहता है क्या तुमने क्या कहा कि तुम्हें रेस्ट करने दो। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं अभी जाता हूँ, जाकर सोमी को बुला कर लाता और उसके लिए खाना भी बना देता हूँ। और यहीं पर सोमी को दिखाता है जिस तरह सोमी जहाँ पर बैठी हुई है बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई मास्टर
मेडिटेट कर रहा हो। तो मेरा वूजन उसके पास आता और कहता है लगता है कि ये पहली जाग चुकी है, बस सुबह देखो ये यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर रही है। तो सोमी को भी महसूस हो जाता है कि वूजन वहां पर आया है, तो वो उसे कहता है कि चलो जल्दी से आ जाओ, आकर ब्रेकफास्ट कर लो। तो वो जल्दी से भागती हुई जाकर उसके साथ लिपट जाती है और कहती है खाना मुझे बहुत ही पसंद है, चलो फिर ठीक है चलते हैं। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद हमारा वूजन जो होता है उसे अभी महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ यहाँ पर अजीब हो रहा है। तो वो समाते से कहता है कि समाते मुझे तुमसे एक काम है। तो वो कहता है अब क्या हुआ, अब तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि आज यहाँ पर कुछ होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अपने काम खत्म करो और जल्दी से हुनान प्रोविंस बाजार में जाकर देखो कि वहाँ पर क्या हो रहा है, अगर कुछ अजीब हो रहा हो तो मुझे वापस आकर बताना। वो कहता है लेकिन मैं यहाँ पर मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया भी नहीं, सिर्फ सोमी ने ब्रेकफास्ट किया है, तो क्या मैं अभी यहाँ से जाऊँ। तो वो उसे कहता है हाँ मैंने कहा कि अभी जाओ, इसी वक्त जाओ, चलो जल्दी से जाओ। और बेचारे समाते को वहाँ पर नाश्ता भी नहीं करने दिया जाता और वो जल्दी से भागता हुआ हुनान प्रोविंस की तरफ निकल जाता है ताकि बाजार में जाकर देख सके वहाँ पर सब कुछ ठीक है या नहीं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में नॉर्थ का दिखाया जाता है। बस पर बाजार में एक व्हाइट बालों वाले लड़कों को दिखाया जाता है जिसका नाम बैंग चू गोक होता है। तो बैंग चू गोक जो होता है ये ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी की तरफ से यहाँ पर आया होता है ताकि गवर्नर और समाते दोनों को पकड़ सके। तो वहाँ पर बैठकर खाना खा रहा था और खाना खाते हुए साथ ही कहता है यहाँ का खाना तो काफी ज्यादा अच्छा है, तो चलो जल्दी से बताओ कि अब यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है। तो उसका एक साथी उसे कहता है कि सर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जैंग बेक्सान और हुनान प्रोविंस का हमारा जो लीडर था उन दोनों को ही इस वक्त रॉयल पैलेस की जेल में ट्रांसफर किया जाने वाला है जी। वो लोग यहाँ पर से बाहर निकलने वाले हैं। तो वो कहता है क्या वो यहाँ पर से उन्हें लेकर जाने वाले हैं। और साथ ही वो सोच रहा था ये काफी ज्यादा अजीब है, उन्होंने पिछले तीन महीने से यहाँ पर जैंग बेक्सान और दूसरे को पकड़ कर रखा हुआ है, पिछले 3 साल से उन्हें यहाँ पर जेल के अंदर रखा हुआ। मुझे लगता है कि गवर्नर यहाँ पर उसे टॉर्चर कर रहा होगा और टॉर्चर करके उसके पास इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के लोग इतनी आसानी से अपना मुंह खोलेंगे क्योंकि इन सभी लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है और कभी भी ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के बारे में वो लोग अपना मुंह नहीं खोलते। लेकिन अगर उन लोगों को रॉयल पैलेस की जेल में ले जाया जाता है तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर एक गवर्नर जो है वो तो उनका मुंह नहीं खुलवा सकता, लेकिन रॉयल पैलेस के जो गार्ड्स है वो बहुत ज्यादा जालिम है और वो लोग किसी ना किसी तरीके से उनका मुंह खुलवा लेंगे। मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो फिर मैं जाकर उनको बचा लूं, रास्ते में यहाँ पर गार्ड्स के ऊपर अटैक करके उन दोनों को वहां पर आजाद करवा लूं, या फिर दोनों को वहीं पर मार डालूं। तो हमारा बैंक जो होता है उन लोगों से पूछता है मुझे ये बताओ कि उनको बचाने के चांसेस कितने ज्यादा है। तो उसके साथियों से कहते हैं कि बॉस उनको बचाने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 40% है क्योंकि उनके पास जो गार्ड्स है वो काफी ज्यादा है, गार्ड्स की तादाद ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि उनको वहां पर से रेस्क्यू कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो ये बात सुनने के बाद बैंक उसे कहता है तो फिर यहाँ पर फैसला हो गया, हम लोग उन्हें मार डालेंगे, हम लोग अपने साथियों को मार डालेंगे ताकि वो लोग रॉयल पैलेस में जाकर अपना मुंह ना खोल दे। वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये सबसे ज्यादा आसान तरीका है, हमारे जो लोग पकड़े जा चुके हैं उन्हें यहाँ पर डिस्पोज कर दिया जाए तो फिर कभी हमारे सीक्रेट्स लीक नहीं होंगे। उन दोनों को डिस्पोज करने के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही चीज बचती है, मुझे यहाँ पर गवर्नर को पकड़ना है, साथ में उस चोर समाते को पकड़ना है और साथ ही उस बंदे को ढूंढना है जो कि यहाँ पर इन सभी के बीच में छुप कर रह रहा है। तो इसी के साथ ही बैंक जैसे वहां पर होटल से बाहर देखता है तो उसे वहां पर समाते दिखाई देता है। तो वो कहता है कि ये बंदा कुछ जाना पहचाना लगता है, इसकी आउटफिट और साथ इसके हुलिये को देखकर मुझे लगता है कि इसको मैंने कहीं पर देखा है। फिर साथ ही वो कहता है ये तो वही है, ये तो जैंग समाते हैं, ये तो वही है जिसके वांटेड पोस्टर थे, इसी को तो हम लोग यहाँ पर पकड़ने के लिए आए हैं। तो जल्दी से भागता हुआ उसके पीछे पीछे बाहर निकल आता है ताकि उसे जाकर पकड़ सके। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या बैंक यहाँ पर समाते को पकड़ पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा समाते जब बाजार में पहुंचता है तो वहां पर बैंग उसे अपनी वहां पर जहां पर खाना खा रहा था वहां से बाहर की तरफ से देख लेता है और भागता हुआ उसके पीछे निकल आता है ताकि उसे जाकर पकड़ सके। जबकि हमारा समाते वहां पर ढूंढ रहा होता है कि जहां पर क्या कुछ अजीब हो रहा है। तो वहां पर देखते देखते वहां पर बाजार में जहां पर रश होता है वहां पर चला जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कोई उसका पीछा कर रहा है। तो बैंग भागते भागते उसके पीछे जाता है और कहता है कि ये बंदा इतना फास्ट क्यों है, और वो उसका पीछा करते हुए गली की तरफ जाता है जहां पर सामने डेड एंड होता है। तो वहां पर जाने के बाद हमारा समाते वहां से गायब हो जाता है, जबकि बैंग ने देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि अचानक से वो कहां पर गायब हो गया। तुम्हारा समाते जो होता है वहां से भागते भागते वापस आ जाता है, अपने पैलेस में वापस आता है। वापस आने के बाद कहता है जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है, बाजार का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा अजीब है और एक अजीब सा आदमी मेरा पीछा भी कर रहा था, पता नहीं वो कौन था लेकिन वो मेरा पीछा कर रहा था। मुझे लगता है कि वो ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी से होगा। मैंने जहाँ पर ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के मार्केट के बॉस को पकड़वाया तो इसका मतलब यह है कि वो लोग कभी मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो बॉस उसे कहता है अच्छा ठीक है ऐसी बात है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि ये ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के लोग आखिर है कौन, मुझे क्या तुम इसके बारे में थोड़ी डिटेल बता सकते हो। तो वो कहता है कि इसके बारे में स्पेसिफिक से तो कुछ भी नहीं जो तुम्हें बताया जा सके। ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहा जाता है कि तकरीबन 50 साल पहले से बनाया गया था। एक अननोन इंसान जहां पर आने के बाद उसने इस ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी की बुनियाद रखी थी और उसके बाद से अब जो ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी आगे फल फूल रही है और काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 9 सेक्टर से डीमन गर्ल के हारने के बाद वहां पर एक सेक्टर जो था उसने यहाँ पर एक सेक्टर से एक बंदा आया था, उसने आकर इस
सेक्टर को बनाया था। कुछ का कहना है कि डीमन कल्ट में से ही कोई ऐसा बंदा है जिसने यहाँ पर आने के बाद ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को बनाया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को उसने बनाया था। इनमें से कौन सी कहानी यहाँ पर सच्ची है इसके बारे में तो किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये बात सच है कि ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने बाकी के 9 सेक्टर्स के बराबर अपनी जगह बना ली है। वो जो से कहते तुम्हारे कहने का मतलब यह कि हमारे पास यहाँ पर कोई लीडिंग पॉइंट नहीं, हमें ये भी नहीं पता कि इसका लीडर कौन है। तो वो कहता है हाँ सर, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें ये भी नहीं पता कि इनका लीडर कौन है, लेकिन यहाँ पर जितना ज्यादा उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बना लिया, लगता है कि उनका लीडर एक कैपेबल इंसान है, यानी कि वो यहाँ पर 9 सेक्टर्स की बराबरी करने के लायक अगर ये ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है और उसे 50 साल में उनके बराबर ला सकता है, तो इसका मतलब यह है कि वो काफी ज्यादा महान मार्शल आर्टिस्ट भी हो सकता है। तो वो जो से कहता है ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि अब यहाँ पर 9 ग्रेट सेक्टर्स हैं, 9 ग्रेट सेक्टर्स के सामने अगर 10वीं ऑर्गेनाइजेशन अपनी जगह बना लेती है तो फिर तो इन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी शर्म की बात होगी कि एक डीमन कल्ट के सेक्टर ने यहाँ पर अपने वजूद को उनसे ज्यादा बड़ा कर लिया। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने यहाँ पर इनको रोकने की कोई ना कोई कोशिश तो जरूर की होगी। स्मार्ट से कहता है हाँ ये बात वाकई में सच है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था यहाँ पर इन लोगों की वजह से, क्योंकि 9 ग्रेट सेक्टर्स जो थे वो यहाँ पर नहीं चाहते थे कि ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी अपने आप को ज्यादा बड़ा कर सके। इसी वजह से म्यूरियम अलायंस के लोगों को बीच में पड़ना पड़ा और म्यूरियम अलायंस के लोगों ने बीच में आकर यहाँ पर ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया, जिसकी वजह से उनके जो बचे कुछ मेंबर्स हैं उन्होंने अभी तक यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाए रखा हुआ है और उनके लोकेशन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि वो लोग कहाँ पर छुपे हुए हैं। तो हमारा वुजन कहता है कि पास्ट में म्यूरियम अलायंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी। पास्ट में जब भी उन्हें लगता था कि यहाँ पर कोई भी छोटा मोटा सेक्टर जो है इसकी पावर्स बढ़ रही हैं, तो वो लोग आगे बढ़ते थे और बीच में आकर उस पूरी की पूरी अलायंस को यानी उस पूरे सेक्टर या फिर उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर देते थे। पास्ट में बिल्कुल ऐसे ही चलता था ताकि यहाँ पर कोई भी उनके सामने खड़ा ना हो सके और कोई भी यहाँ पर 9 ग्रेट सेक्टर्स के बराबरी ना कर सके। लेकिन अगर इस बंदे ने यहाँ पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को म्यूरियम अलायंस से बचाकर रखा हुआ है, साथ ही इसको बड़ा करता जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये बंदा काफी ज्यादा स्पेशल हो सकता है। स्मार्टे कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें। मुझे लगता है कि गवर्नर भी इस वक्त काफी बड़ी मुश्किल में होगा। अगर वो बंदा ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी का जो मेरा पीछा कर रहा था, अगर वो मेरा पीछा कर रहा है तो वो गवर्नर के पीछे भी होगा, क्योंकि गवर्नर भी सब में शामिल है। तो वो जो कहता है कि हमें उस बंदे के बारे में तो भूल ही गया था, तो लगता है कि उसे भी यहाँ पर बचाना पड़ेगा। और यहाँ पर से नेक्स्ट सीन गवर्नर का दिखाया जाता है। बैंक ने उसे पकड़ रखा होता है और साथ उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा होता है। तो बैंक उसे कहता है कि लगता है कि तुम ही यहाँ के गवर्नर होंग वॉन चांग हो। तो गवर्नर उसे कहता है कि हाँ मैं ही यहाँ पर गवर्नर हूँ। तो बैंक उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर हम सभी को देखकर थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया होगा कि आखिर हम लोग कौन है। हमने तुम्हारे गार्ड्स को मार दिया, तुम्हें पता चल गया होगा कि हम लोग कौन है। तो मैं यहाँ पर तुम्हें अपने बारे में नहीं बताऊंगा, मुझे यहाँ पर तुम्हारे पास से कुछ पूछना है, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। अगर तुम सही से जवाब देते हो तो फिर तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जबकि गवर्नर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट के दौरान इन लोगों ने जैंग बेग सान और साथ में अपने दूसरे मेंबर दोनों को मार डाला। ये लोग तो जितना सोचा था उससे भी ज्यादा जालिम निकले हैं। गवर्नर उसे कहता है कि बताओ कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। तो बैंक उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर तुमने अपने गार्ड्स के साथ मिलकर ये सब कुछ कैसे किया होगा। जरा अपने गार्ड्स की तरफ देखो, सारे के सारे मर चुके हैं। हालांकि वो गार्ड्स हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं। और तुम जहाँ पर कितनी बुरी तरह से मार खाकर हमारे सामने बैठे हो। मुझे ये बताओ, क्या तुमने जैंग बेग को पकड़ा था और साथ में हमारी जो ब्रांच थी हुनान की, वहां पर जो लीडर था, क्या उन दोनों को तुमने पकड़ा था? अब फिर तुम्हारे पीछे भी कोई है जिसने यहाँ पर तुम्हारी मदद की है? तो ये बात सुनने के बाद गवर्नर को झटका लगता है और साथ ही वो वहां पर सोच रहा था वुजन के बारे में। तो बैंग उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने के बाद कहता है मुझे लगता है कि इसे कुछ याद आया है। तो वो कहता है क्यों ना तुम यहाँ पर मुझे बता दो, अगर तुम मुझे बता दोगे तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम यहाँ पर से आजाद हो जाओगे, अगर तुम उस बंदे का नाम बता देते हो जिसने तुम्हारा साथ दिया है। तो गवर्नर थोड़ी देर सोचने के बाद से कहता है नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा और ना ही मुझे इस बारे में कुछ पता है। गवर्नर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, क्योंकि इसने बाकी सभी गार्ड्स को मार दिया तो मुझे भी मार डालेगा, लेकिन मैं इसे कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो बैंक उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम मुझे नहीं बताओगे, तो इसका मतलब यह है कि तुम अपने सीक्रेट्स को कब्र में लेकर जाना चाहते हो। इसी के साथ ही बैंक अपनी जेब में हाथ डालता और साथ ही अपनी जेब के अंदर से कुछ चीज निकालता और कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए ताकि तुम यहाँ पर मेरे सामने सच बोल दो। क्योंकि बैंक वहां पर ये सोच रहा था कि ये बंदा यानी ये गवर्नर जो है ये बाहर से काफी टफ दिखाई देता है, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर है, क्योंकि ये एक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है। अगर मैंने इसे यहाँ पर रोज ज्यादा टॉर्चर किया तो ये मर जाएगा और उसके बाद हमें सीक्रेट के बारे में पता नहीं चल पाएगा। तो अपनी जेब के अंदर से एक पाउडर निकालता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मेरे हाथ में क्या है, और साथ ही वो उस पाउडर के ऊपर फूंक मारता है। उस वो पाउडर जो होता है सीधा जाकर गवर्नर के मुंह पर लगता है और वो उसके साथ सांस लेता है तो उसके अंदर चला जाता है। तो वो उसे कहता है कि इसको कन्फेशन ड्रग कहते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसको सूंघने के बाद अब तुम यहाँ पर सब कुछ सच बक दोगे, जो भी मैं तुमसे पूछूंगा वो तुम सच बताओगे। जबकि स्मार्टे को दिखाता है कि वहीं पर एक पिलर के पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, अगर जो गवर्नर यहाँ पर जगह के पर मर गया तो फिर चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, मुझे यहाँ पर इसको बचाना होगा। मेरे मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया था कि
मुझे उसे बचाना ही होगा। यहीं पर वो पास्ट का सीन दिखाता है जहाँ पर वुजन उसे कह रहा था कि तुम्हें जाकर गवर्नर वोंग को बचाना है। तो वो कहता है क्या मैं उसे जाकर क्यों बचाऊंगा। वुजन उसे कहता है क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। जबकि समाते उसकी बात सुनने के बाद उसे अभी भी कोई जवाब नहीं दे रहा था कि वो जाएगा या नहीं। तो उसके बाद वुजन उसे पीटता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट सीन में वो कहता है कि मुझे इसे बचाना ही होगा, क्योंकि अगर मैं इसे नहीं बचाता तो वो मॉन्स्टर मुझे मार डालेगा। तो मुझे यहाँ पर अगर मरना है तो फिर इसे बचाते हुए यहाँ पर मर जाता हूँ। मुझे यहाँ पर कोई हिसाब लगाना होगा कि मैं कैसे गवर्नर को बचा सकता हूँ। तो फिर साथ ही वो कहता है कि चलो छोड़ो, मैं यहाँ पर एक फास्ट अटैक कर सकता हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना होगा। अगर मैं वहां पर उस मॉन्स्टर वुजन के हाथ से नहीं मरता तो यहाँ पर मर जाता। वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, अपनी लाइट फुट टेक्निक को यूज करते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ता है। ये देखकर बैंक काफी हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर कौन है। तो उस्माते वहां पर पहुंचने के बाद उनमें से एक गार्ड के ऊपर जाकर अटैक करता है। वो उसे किक मारता है। जब वो उसे किक मारता है और कहता है कि यहाँ पर एक ही चीज मैं कर सकता हूँ, यानी सरप्राइज अटैक कर सकता हूँ और साथ ही यहाँ से भाग सकता हूँ। और उस गार्ड के ऊपर अटैक करने के साथ ही वहां पर से गवर्नर होंग को पकड़ता है, उसे उठाकर बड़ी तेजी से वहां से भागना शुरू कर देता है। तो बैंक कहता है कि जल्दी से इसका पीछा करो। और साथ ही वो कहता है ये तो जैंग समाते हैं, लगता है कि ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो उसके जितने साथी होते हैं वो सभी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जल्दी से इसको पकड़ो, इसे यहाँ पर से जाना नहीं चाहिए, दोनों एक साथ हमें मिल गए हैं। जबकि हमारा समाते बड़ी तेजी से भाग रहा होता है, साथ ही रो रहा होता है और कहता है कि मास्टर तुम कहाँ पर हो, मास्टर प्लीज आ जाओ और आकर मुझे बचा लो, वरना ये लोग तो मुझे मार ही डालेंगे। जबकि यहीं पर हमारे वुजन को दिखाता है कि वुजन अपनी तलवार निकालता है। काफी अरसे के बाद उसने अपनी तलवार निकाली और वो कहता है लगता है कि फाइनली वक्त आ गया है इस तलवार को दोबारा से इस्तेमाल करने का। गवर्नर को उठाकर उसी की तरफ भागता हुआ आगे बढ़ आता है, जबकि रास्ते में हमारा वुजन खड़ा होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे वुजन को यहाँ पर अपनी तलवार यूज करने का मौका मिलेगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि समाते जो होता है वो गवर्नर को अपने साथ लेकर वहां से भाग रहा होता है और भागते भागते वो सोच रहा होता है कि पता नहीं वो कहां पर रह गया, वो कमीना अभी तक यहाँ पर आया क्यों नहीं, ये लोग तो मुझे पकड़कर मार डालेंगे। जबकि दूसरी तरफ से हमारा वुजन जो होता है उसने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली होती है। ऊपर से थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारे गवर्नर को होश आ जाती है। जब उसे होश आती है तो वो उठता अपनी आंखें खोलता है, इसी के साथ ही समाते उसके मुंह पे हाथ रखता है और उसे कहता है शोर मत मचाना, खामोश रहो, अगर तुम खामोश रहोगे तो भी हम लोग बच पाएंगे। उसने उसको एक पेड़ की टहनी के ऊपर लिटाया होता है। तो इसी के साथ ही गवर्नर कहता है अच्छा ठीक है मैं खामोश रहूंगा। फिर साथ ही वो कहता है तुम कौन हो, तो उसे अपने बारे में बताता है। समाते उसे कहता है मेरा नाम जैंग समाते है, मिस्टर वुजन ने यहाँ पर मुझे भेजा है। तो ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या वाकई में वुजन ने तुम्हें यहाँ पर भेजा और तुम उसी के आदमी हो। तो यहाँ पर गवर्नर उसकी तारीफें करना शुरू कर देता है। समाते से कहता है कि वो बंदा वाकई में बहुत ही महान इंसान है, अगर वो यहाँ पर नहीं होता तो मैं कब का मर चुका होता, उसने कितनी बार मेरी जान बचाई है। जबकि समाते ये सुन रहा होता है कि मुझे लगता है अगर ये बातें स्वामी के सामने की जाती तो वो इस बात से बहुत ज्यादा इंप्रेस होती, लेकिन मुझे ये बातें बहुत ज्यादा परेशान करने वाली लगती हैं। के साथ ही वो लोग जो होते हैं वो लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग पेड़ के ऊपर है। तो समाते कहता है मुझे लगता है कि ये हमारी जान नहीं छोड़ने वाले, ये हमारे पीछे ही रहेंगे जब तक कि हमें मार नहीं डालते, तो हमें यहाँ पर और जी जान लगाकर भागना होगा। तो वो सभी लोग वहां पर उनको देखकर हंसना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारा समाते फिर से वहां पर डायरेक्टर होंग को पकड़ता है और उसे कहता है कि चलो यहाँ से निकलना होगा। और इसी के साथ ही वो दोनों बड़ी तेजी से वहां से भागना शुरू कर देते हैं। वहां पर से काफी दूर आने के बाद अब जहाँ पर उन्हें सांस चढ़ जाती है तो वो वहीं पर गवर्नर को छोड़ता है, साथ ही वहीं पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं इनसे पीछे छुड़वा सकता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है, मुझे इनसे फाइट ही करना पड़ेगी। इसके साथ ही बैंग भी वहां पर पहुंच आता है। बैंग आने के बाद कहता है कमीने कहीं कि तुमने हमें बहुत ज्यादा भगाया है लेकिन अब तुम नहीं बचोगे, और वो अपने साथियों से कहता है कि इसे मार डालो। इसी के साथ ही उसके साथी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वो समाते के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं तो समाते कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम सभी लोग यहाँ पर एक एक करके नहीं आ सकते, सभी लोग एक साथ क्यों अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। साथ ही वो कहता है कि बॉस अगर तुम यहाँ पर अटैक करने वाले तो प्लीज अभी वक्त है, अभी इनके ऊपर अटैक करो इससे पहले कि मेरा एक आधा बाजू काट जाए। यहीं पर दिखाते हैं कि हमारा वुजन पहुंच जाता है। तो वुजन पहुंचने के बाद उन लोगों के ऊपर जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े थे अपनी तलवार को घुमाकर बड़ी तेजी के साथ अटैक करता है। और वो सभी लोग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वहां पर 3 लोग जो होते हैं उन तीनों लोगों को उसने अपनी तलवार के साथ काट लगाया होता है। उनमें से एक अपनी तलवार उठाकर आगे बढ़ता है और कहता है कौन हो तुम, लेकिन साथ उसकी बॉडी सेंटर से 2 हिस्सों में कट जाती है और सभी लोग वहां पर नीचे गिरकर मर जाते हैं। ये देखकर बैंग भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। बैंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बंदा इतनी तेजी के साथ आकर अपनी तलवार के साथ इसने सभी को बड़ी आसानी से हरा दिया। इस तरह की मार्शल आर्ट्स और इस तरह की तलवारबाजी मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखी। कहा जाता है कि हमारी हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही तलवारबाज ऐसा था जिसे यहाँ पर अनस्टॉपेबल गार्ड कहा जाता है, वो एक बहुत ही पावरफुल तलवारबाज था। इसके अलावा यहाँ पर एक मास्टर थे जिनका नाम सैन फेंग था, उन्होंने वुडेंग सेक्टर को बनाया था, लेकिन वो यहाँ पर इमॉर्टल तो बन गए लेकिन कभी भी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। फिर साथ एक और मास्टर थे जिनका नाम दलाई लामा था, उन्होंने यहाँ पर शाओलिन सिस्टम बनाया था लेकिन इसके बावजूद वो
भी इस लेवल को अचीव नहीं कर पाए। फिर साथ ही यहाँ पर ह्यूमनली डीमन था जो कि डीमन कल्ट का मास्टर था, कहा जाता है कि वही मार्शल आर्ट्स के पीक पर पहुंच गया लेकिन कभी भी इस लेवल को अचीव नहीं कर पाया। फिर ये बंदा कौन है? लगता है कि ये उन्हीं की जनरेशन में से कोई एक है जो कि इतनी पावरफुल कल्टीवेशन टेक्निक और साथ में तलवारबाजी की टेक्निक को यूज कर रहा है। माथे पीछे गिरा पड़ा होता है, उसे कहता है कि मास्टर तुम्हें यहाँ पर आने में इतनी ज्यादा देर क्यों होगी? अगर तुम थोड़ा सा और लेट हो जाते तो फिर तो ये लोग मुझे मार ही डालते। सारी की सारी तुम्हारी गलतियां, हम लोग यहाँ पर इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। फिर साथ ही वो चलाकर कहता है कि अब हम लोग इसका क्या करेंगे? वो वहां पर सामने बैंक की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी से हैं। तो वो उससे पूछता है, बताओ क्या तुम ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी से हो? तो बैंक उसे कहता है कि हाँ हम लोग ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी से हैं। अब जबकि तुम्हें पता चल गया है कि हम लोग एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, तो चुपचाप यहाँ पर हमारे सामने सरेंडर कर दो। अगर तुमने हमारे पर अटैक किया तो हमारे बॉस तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा वूजन आगे बढ़ता है और उसे कहता है, तुम सभी कचरे यहाँ पर अगर मिलकर एक बड़ा सा कचरे का ढेर बना दोगे तभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कचरे का ढेर ही रहेगा, उससे कोई पहाड़ नहीं कहेगा। बैंक उसे कहता है कि हम लोग कचरा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी, और ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी जिसने 9 ग्रेट सेक्टर्स के साथ अपनी जगह बनाई है। क्या तुम हमें कमजोर समझ रहे हो? तो वूजन से कहता है कि बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर इस बात को साबित नहीं कर सकते कि तुम लोग यहाँ पर ग्रेट 9 सेक्टर्स के बराबर हो। और इसी के साथ ही वो प्रेशर को रिलीज करता है और बैंक इसी के साथ ही वहां पर हार मान लेता है। जबकि दूसरी तरफ गवर्नर को दिखाते हैं, गवर्नर जो होता है वो उस माथे के पास बैठा होता है, वो उसे कहता है कि ये वाकई में एक बहुत ही महान वॉरियर है। और फाइट अभी भी चल रही होती है, वो दोनों वहां पर बैठकर फाइट को देख रहे होते हैं, जहां पर हमारा वूजन अपनी तलवार को घुमाकर सभी के ऊपर अटैक करके उन सभी को काट रहा होता है। बैंक को छोड़कर वहां पर जितने साथी होते हैं वो उन सभी को मारने का प्लान रखता है। जबकि स्मार्टे कहता है, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कोई ग्रेट वॉरियर है, मुझे तो ये सिर्फ वैसा कुत्ते की पॉटी दिखाई देता है। क्या तुम्हें किसी भी एंगल से ये कोई इंसान दिखाई देता है? मुझे तो ये एक मॉन्स्टर दिखता है। तो ये बात सुनने के बाद गवर्नर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर उसे अपना मास्टर कहते हो लेकिन अपने मास्टर को तुम कुत्ते की पॉटी कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें यहाँ पर शर्म आनी चाहिए। तो स्मार्टे उसे कहता है कि इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, वो कौन सा मेरी बातों को सुन रहा है? मैं तो जब यहाँ पर अकेला होता हूँ तो एम्परर के बारे में भी इसी तरह की बातें करता हूँ, मैं तो उसे गधे की पॉटी कहता हूँ, तुम्हें इस बात से क्या मसला हो रहा है? तो गवर्नर उसे कहता है, लेकिन तुम इस तरह की बात बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो जो अपने मास्टर के बारे में इस तरह से सोचते हो। और साथ ही वो दोनों वहां पर फाइट करना शुरू कर देते हैं। एक उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ऐसी बातें करूंगा, दूसरा उसे कहता है कि तुम अपने मास्टर्स के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकते। गवर्नर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर तब तक पीटना चाहिए जब तक कि तुम्हें समझ ना आ जाए कि मास्टर की इज्जत क्या होती है, तुम यहाँ पर मास्टर की इज्जत नहीं कर रहे। जबकि वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें वहीं पर मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। इसी के साथ ही हमारा वूजन उनसे कहता है कि खामोश हो जाओ, मैंने यहाँ पर सब कुछ सुलझा दिया। और साथ ही वहां पर बैंक को पकड़कर उनके सामने ले आता है, उसके कपड़े खून से भरे होते हैं, उसने वहां पर सभी लोगों को मार दिया होता है सिर्फ बैंक को छोड़कर। तो वो उनसे कहता है चलो वापस घर चलते हैं। अगले दिन सुबह सुबह के वक्त जो सोल्जर्स इंपीरियल पैलेस से यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ पर आने के बाद दरवाजा खोलकर जेल के अंदर जाते हैं और जाकर देखते हैं कि वहां पर सारे के सारे कैदी मर चुके होते हैं, जिनमें वो इंपॉर्टेंट दोनों कैदी भी होते हैं, यानी जैंग बेक और उनका वो बॉस जो कि हुनान प्रोविंस का बॉस था, वो दोनों मर चुके होते हैं। बाकी के सभी गार्ड्स यानी बाकी के सभी कैदी और गार्ड्स भी मर चुके होते हैं। और उन्हें वहां पर गवर्नर के पैलेस के अंदर उसके रूम के अंदर जाकर गवर्नर भी नहीं मिलता। वो लोग कहते हैं गवर्नर भी यहाँ पर नहीं है। और इसी के साथ ही वो लोग एक सर्च पार्टी बनाते हैं ताकि गवर्नर को जाकर ढूंढा जा सके। इस वक्त पूरे के पूरे सिटी के अंदर एक हल्ला मचा हुआ है कि सभी लोग यहाँ पर गवर्नर को ढूंढने में लगे हुए हैं और जेल के अंदर सभी कैदी मर चुके हैं। यहाँ तक कि सभी आम जनता में भी ये डर फैला हुआ है, जहाँ तक कि आम जनता जो है वो गवर्नर के साथ सहानुभूति जता आ रही है। वो सभी लोग बातें कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं कि गवर्नर एक बहुत ही अच्छा इंसान था, हमें भी यहाँ पर उसको ढूंढने में मदद करनी चाहिए। कहा जाता है कि उसने ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के कुछ गुंडों को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी ने इस जेल के अंदर सभी कैदियों को मार दिया और साथ ही वो गवर्नर को उठाकर ले गए हैं। लगता है कि वो गवर्नर को किसी जगह के ऊपर जाकर मारने वाले हैं, हमें जाकर उन लोगों के साथ मदद करनी चाहिए, हमें गार्ड्स के साथ मिलकर उनको ढूंढना चाहिए क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। यहाँ तक कि होटल के अंदर बैठे हुए कुछ पियक्कड़ जो होते हैं वो भी यही बातें कर रहे होते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि हमें भी जाकर गवर्नर को ढूंढना चाहिए। तो सभी लोग वहां पर गवर्नर के ठीक होने के लिए दुआएं कर रहे होते हैं क्योंकि ये सभी लोग गवर्नर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जबकि हमारा गवर्नर साहब जो होता है वो इस वक्त वूजन के पैलेस में होता है। तो वहां पर पैलेस में वो जब सोमी को देखता है तो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। सोमी कहती है कि ये बंदा कौन है जो हमें घूर घूर कर देख रहा है, ये अजीब आदमी, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हमारे सिटी का गवर्नर है और ये बहुत ही अच्छा इंसान है, ये बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं है। गवर्नर जो होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है, यानी सोमी की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि ये बच्ची ये काफी ज्यादा छोटी है लेकिन बहुत ज्यादा क्यूट है, लगता है कि ये इसकी बेटी है, लेकिन किसी भी एंगल से ये इसकी बेटी दिखाई नहीं देती। तो सोमी गवर्नर को अपना नाम बताती है कि मेरा नाम हवा सोमी है। तो वो उसे कहता है कि बहुत ही प्यारा नाम है, मेरा नाम होंग है। साथ ही उसे अपने बेटे के बारे में बताता है और उसे कहता है कि मेरा एक छोटा बेटा है जिसका नाम जिन रोंग है, मेरे ख्याल में उसकी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर ही होगी, कभी उससे मिलने के लिए मेरे पैलेस में आना, मुझे लगता है कि तुम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हो। जबकि हमारा वूजन जो होता है वो सोमी को उठाकर वहां पर से साइड के ऊपर चला जाता है। जब वो साइड के ऊपर चला जाता है तो गवर्नर वहां पर सोच रहा था ये लड़की बहुत ज्यादा क्यूट है और मेरा बेटा इसके साथ अगर शादी कर लेता है तो उसके बाद लड़की मेरी बहू बन जाएगी और ये पावरफुल इंसान ये मेरा समधी बन जाएगा, तो फिर मेरे लिए यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। कि हमारा वूजन उसकी तरफ घूर कर देखता है तो वो साथ ही वहां पर घबरा जाता है और हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मैंने तो कुछ
सोचा भी नहीं। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 13 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी के लोग इनके साथ क्या करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने बैंक को भी पकड़ लिया है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो रुथलेस के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वुजन जो होता है वो बैंक को भी पकड़ लेता है और गवर्नर इस वक्त उसी के घर में रह रहा है। पर इस एपिसोड की शुरुआत में ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी के लीडर का सीन दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और कहता है क्या तुमने यहाँ पर क्या कहा कि सभी के सभी प्रिजनर्स को मार दिया गया है। तो अच्छा ये तो बात ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि बैंक और उसके साथी कहाँ पर है। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है मुझे पता है कि गवर्नर मिसिंग है। अगर गवर्नर मिसिंग है तो फिर बैंक ने उसको भी ठिकाने लगा दिया होगा। क्या ये बात सच है कि उसने उसे ठिकाने लगा दिया या फिर वो अपने मिशन में फेल हो गए हैं। तो उसका साथी उसे कहता है कि सर हम लोग इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, हम लोग यहाँ पर पूरे एरिया को स्कैन कर रहे हैं। गवर्नर का भी कुछ पता नहीं और साथ ही बैंक और उसके साथियों का भी कुछ पता नहीं है वो लोग कहां पर चले गए हैं। तो उसका साथी उसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो सभी लोग मर गए जिस तरह हमारे पहले लोग मर गए थे। तो उसका साथी उसे कहता है कि नहीं सर, ये एक बहुत ही छोटी पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का काम हो जाए, क्योंकि बैंक और उसके साथ जितने भी साथी वहां पर ये काम करने के लिए गए थे वो सभी लोग प्रोफेशनल्स हैं। और इस बात को ये प्रूव करता है कि उन्होंने वहां पर गार्ड्स को मार दिया और साथ ही जेल के अंदर सभी लोगों को भी मार दिया। अब एक गवर्नर यानी सिंगल गवर्नर को मारना उनके लिए कितना ही मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि वो किसी जगह के ऊपर रुककर गवर्नर के साथ मजे कर रहे होंगे। तो लीडर उसे कहता है लेकिन हम लोग इस बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं है। हो सकता है कि उस हिडन मार्शल मास्टर ने जिसने पहले जहां पर गवर्नर का साथ दिया था उसी ने जहां पर हमारे बैंक और उसके साथियों को भी मार दिया हो। साथियों से कहता है लेकिन सर मेरे पास जहां पर जिस तरह से हमारा लास्ट मेंशन आया था उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। इसका मतलब तो यह है कि वहां पर कोई भी मार्शल मास्टर नहीं है। वाकई में वहां पर कोई मार्शल मास्टर एग्जिस्ट करता है तो मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो लोग कैदियों को मार सकते हैं तो वो लोग उस मार्शल मास्टर को भी मार सकते हैं और वो गवर्नर को किडनैप करके बाकी सभी काम कर जल्दी से वापस आ जाएंगे। सुनने के बाद तो लीडर उसे कहता है क्या तुम वाकई में इस बारे में सीरियस हो। फिर साथ ही वो सोच रहा था कि यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा खराब होती जा रही हैं, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तो बस यहाँ पर इसको शांति के साथ करना चाहता था, लेकिन लगता है कि अब यहाँ पर धूम धड़का करना पड़ेगा। तो उसका साथी उसे कहता है कि बॉस हम लोग यहाँ पर एक सर्च पार्टी बनाने वाले हैं ताकि अपने साथियों को ढूंढा जा सके। बॉस उसे कहता है तो फिर ठीक है, कुछ ऐसे लोगों को चूज करना जो लोग की नजर में ना आए और किसी को उनके पर शक भी ना हो। ऐसे लोगों को यहाँ पर चूज करो जो लोग जाकर उनको बड़ी आसानी से ढूंढ लें। उनको काफी सारा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए। तो उसका साथी उसे कहता है ठीक है सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। इस में फिर से वुजुन के पैलेस का दिखाया जाता है कि वुजुन अपने साथियों से कहता है कि स्मार्टे मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर मैनर में रहो और मैनर में रहकर यहाँ पर उस बंदे के ऊपर भी ध्यान रखना जिसको मैंने बांध कर रखा हुआ है। फिर साथ ही वो गवर्नर से कहता है कि गवर्नर मैं चाहता हूँ कि तुम यूई जाएंगे अपने ऑफिस में वापस जाओ, वहां पर से सोल्जर्स को लेकर ठीक 3 दिन के बाद मैं तुम्हें जिस जगह के बारे में बताने वाला हूँ वहां पर अपने सोल्जर्स को लेकर पहुंच जाना। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर किस जगह के बारे में बताने वाले हो, ये मत कहना कि तुम ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी के ठिकाने के बारे में जान चुके हो। तो वो कहता है कि उस बंदे की जुबान काफी ज्यादा टाइट थी, लेकिन कुछ देर इंटरोगेट करने के बाद उस लड़के बैंक ने मुझे सारी की सारी बात बता दी। उसने मुझे बताया कि उनका बॉस इस वक्त माउंट यानजी के ऊपर है और उनकी पूरी की पूरी फैक्शन इस वक्त वहीं पर रह रही है। तो मैं वहां पर जाऊंगा, जाकर उनको वाइप आउट करूंगा। मैं पर्सनली उन सभी लोगों को वहां पर पकड़ूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा ताकि उन सभी को जेल में भेजा जा सके। तो दोनों ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वहां पर ये सोच रहे होते हैं कि ये अकेला वहां पर जाने वाला है। तो वो जो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे बारे में इतना मत सोचो कि मैं वहां पर अकेला जाकर क्या कर पाऊंगा। तुम लोग मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। तरह के लोगों को हराना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए बिल्कुल परेशान मत होना। वैसे भी ये लोग कुछ ज्यादा ही नौसीखी हैं, यानी कि ये लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं और मुझे यहाँ पर तुम लोगों के ऊपर शर्म आती है कि तुम लोग ऐसे लोगों को हरा नहीं पाए और लोगों से मार खा के आ गए हो। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। तुम लोग कितने इतने बड़े हो गए हो लेकिन फिर भी यहाँ पर कमजोर मार्शल आर्टिस्ट को नहीं हरा सकते। और हमारा वुजुन ने बाय बोलने के बाद वहां चला जाता है, जबकि स्मार्टी और भी गुस्सा आता है, कहता है कि जरा देखो तो सही, ये हमेशा अपने बारे में बात करता है, ये स्ट्रॉन्ग है और मैं यहाँ पर हमेशा बहुत ज्यादा कमजोर फील करता हूँ और मेरी इंसल्ट करके चला जाता है। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे वुजुन का ही दिखाया जाता है कि वुजुन यहाँ से माउंट यानसी की तरफ निकल पड़ता है। जब वो माउंट यानसी की तरफ जा रहा होता है रास्ते में वो सोच रहा होता है अपने मैनर से मैं काफी अरसे के बाद वहां से बाहर निकला हूँ, तकरीबन 4 महीने के बाद वहां से निकला हूँ। जब से मैं यहाँ पर वापस आया हूँ अपनी सील से आजाद होकर, तब से मैं सिर्फ और सिर्फ उस मैनर के अंदर ही रहा हूँ। इससे पहले भी मैं इस तरह की जगहों के ऊपर आ चुका हूँ, इस तरह की माउंटेन्स के करीब आ चुका हूँ जहाँ पर मैं प्रैक्टिस करने के लिए आया करता था ताकि मैं अपनी मार्शल आर्ट्स को बेहतर कर सकूं। और उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स का भूत मेरे पर सवार था कि मुझे अपनी मार्शल आर्ट्स को बेहतर करना है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये वाली जिंदगी जो है ये उससे काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस जिंदगी में मेरे पास काफी सारे हंसने खेलने वाले लोग हैं। मुझे यहाँ पर ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वुजुन अभी वहां पर अपनी जिंदगी के बारे में चर्चा ही कर रहा होता है, किसी के साथ ही उस साइड के ऊपर से आवाज आती है। कोई उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ यहाँ पर हमारे हवाले करो वरना हम लोग तुम्हें मार डालेंगे, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। तो हमारा वुजुन उन सभी की तरफ देखता है और कहता है कि यहाँ पर
क्या सिचुएशन है, लगता है कि ये लोग कुछ बैंडिट्स हैं जो मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो वुशन कहता है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें सब कुछ ना दूं और मेरे पास कुछ हो भी ना तो फिर तुम लोग यहाँ पर क्या करोगे। तो वो हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने मजाक करना बंद करो, और अपने साथी से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर देखो इसके पास क्या क्या है। इसी के साथ ही साइड के ऊपर से एक लड़की की आवाज आती है, लो जी हमारी हीरोइन की एंट्री हो चुकी है। हीरोइन तो काफी ज्यादा क्यूट है, तो वो सभी लोग जल्दी से उसकी तरफ घूमकर देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन आ गया है। तो वो लड़की उनसे कहती है कि तुम सभी कमीने बैंडिट्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर इस एरिया में आम लोगों को लूटने की, क्या तुम यहाँ पर एक आम से सूखे से लड़के को लूटना चाहते हो। तुम यहाँ पर बहुत सारे हो जबकि ये बेचारा लड़का बिल्कुल अकेला है और तुम इसे यहाँ पर लूटने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें तो यहाँ पर शर्म आनी चाहिए, तुम बैंडिट्स के नाम पर धब्बा हो। इसके साथ उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इस लड़की का नाम नैमगंग शुई है, काफी बड़ी फैमिली जिसको नैमगंग फैमिली कहते हैं, उस फैमिली की मेंबर है, और साथ ही म्यूजियम लाइन्स में एक स्पेशल स्क्वाड है जिसे फिनिक्स स्क्वाड कहते हैं, ये उसकी कैप्टन भी है। तो वो सभी बैंडिट्स जो होते हैं उस लड़की की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये क्या, ये तो सिर्फ एक लड़की है, इसकी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे साथ इस तरह से बात करने की। और वो सभी लोग उसको यहाँ पर देख रहे होते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उसी के साथ ही शुई जो होती है अपनी तलवार लेकर उनके ऊपर अटैक कर देती है। वो बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ती है, अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप को यूज करते हुए सभी के ऊपर अटैक करती है और सभी हिट होकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। सभी को हराने के बाद हमारे वुशन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसके सामने खड़ी होकर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही होती है और उसे कहती है क्या तुमने यहाँ पर देखा, तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचा ली, अगर मैं यहाँ पर नहीं होती तो फिर तुम यहाँ पर बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। जबकि हमारा वुशन जो होता है उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। तो शुई कहती है क्या तुम यहाँ पर मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो, क्या मेरे चेहरे के ऊपर कुछ लगा हुआ है। फिर साथ ही वो सोच रही होती है कि लगता है ये मेरी तलवार की तरफ देख रहा है, तो वाकई में उसकी तलवार की तरफ ही देख रहा होता है। तुम्हारा वुशन कहता है कि तुम्हारी तलवारबाजी तो बहुत ज्यादा कूल थी, ये बहुत ज्यादा अच्छी तलवारबाजी थी। तो ये सुनने के बाद शुई बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है हाँ मुझे पता ही था कि ये मेरी तलवारबाजी देखने के बाद बहुत ज्यादा अमेज्ड हो जाएगा, इसी वजह से तो मैंने इसके सामने जहाँ पर अपनी तलवारबाजी के स्किल्स दिखाए हैं। वो वहाँ पर अपने बारे में सोच रही होती है कि मेरी तारीफ हुई है। इसी के साथ हमारा वुशन उसे छोड़कर वहाँ पर उन बैंडिट्स के पास से कुछ चीज निकाल रहा होता है। तो ये देखकर वो कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये मुझे इग्नोर कर रहा है, लेकिन ये कर क्या रहा है। वुशन जो होता है उन बैंडिट्स के पास से उनके पैसों की थैलियां निकाल रहा होता है। तो उसे कहते तुम क्या कर रहे हो। तो वुशन कहता है क्या तुम देख नहीं रही मैं यहाँ पर पैसे निकाल रहा हूँ। तो वो कहती है लेकिन तुम यहाँ पर पैसे क्यों निकाल रहे हो। तो वुशन कहता है कि मैं यहाँ पर पैसे क्यों ना निकालूं, इन सभी लोगों ने यहाँ पर इसी तरह मेरी तरह के आम लोगों को लूटा होगा और उनके पास जो पैसे इन लोगों ने हासिल किए हैं वो सारे के सारे पैसे अब मैं यहाँ पर इनके पास से ले लूंगा। हाँ तो इन सिल्वर कॉइन्स के अंदर से एक सिल्वर कॉइन निकालकर वो उसे शुई की तरफ फेंकता और कहता है कि ये लो ये तुम्हारा इनाम है, तुमने भी यहाँ पर मेहनत किया तो तुम्हें भी यहाँ पर इनाम मिलना चाहिए। तो वो सिल्वर कॉइन को अपने हाथ में पकड़ती है और कहती है क्या यहाँ पर मुझे सिर्फ एक सिल्वर कॉइन दिया जा रहा है, मैं इस सिल्वर कॉइन का क्या करूंगी और मुझे लगता है कि यहाँ पर इनके पास से लूट रहा है। इसके साथ ही वो गुस्से के साथ आगे बढ़ती है, उसके पास आती है और उसे कहती है एक्सक्यूज मी मेरी बात सुनो। तो वुशन कहता है हाँ बताओ क्या चाहिए। तो वो कहती है मुझे और चाहिए, इतना हिस्सा बहुत ज्यादा कम है। हमारा वुशन उसे कहता है कि मुझे वहां से बस इतने ही मिले थे, उनमें से एक मेरा हो गया एक तुम्हारा हो गया। तो वो कहती है नहीं मैंने तुम्हें देखा, तुमने सभी के पास से बहुत सारी थैलियां निकाली हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हें सिर्फ 2 कॉइन्स मिले हैं। वुशन फिर से उसे इग्नोर करके वहां पर से पीछे की तरफ मुड़ जाता है। तो शुई कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे साथ यहाँ पर कोई प्रैंक हो गया है, मैंने इतने लोगों को हराया और बदले में ये बंदा मुझे एक सिल्वर कॉइन देकर चला गया, मैं एक सिल्वर कॉइन का करूंगी क्या। वुशन उसकी तरफ घूमता गुस्से के साथ से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि एक सिल्वर कॉइन जो है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कम है, सिल्वर कॉइन के साथ तुम अपना पेट भरकर खाना खा सकती हो। तो शुई से कहती है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इस फीलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि मेरे पास हमेशा पैसे रहते हैं, मुझे यहाँ पर खाना खाने के बारे में फिक्र करने की जरूरत। तो वुशन उसे कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, मुझे थोड़ी देर पहले तुम्हारी तलवारबाजी के अंदर भी बहुत सारी एरोगेंस दिखाई दी थी, यही एरोगेंस तुम्हारी बातों के अंदर भी है। ये बात सुनने के बाद शुई उसे कहती है कि तुमने यहाँ पर क्या कहा, क्या तुमने मेरी तलवारबाजी को बुरा कहा। और इसी के साथ हमारा वुशन वहां पर से गायब हो जाता है। तो ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि अचानक से वो कहां पर चला गया, आखिर वो बंदा था कौन और ऊपर से उसने यहाँ पर मेरी तलवारबाजी को बुरा कहा, उसने कहा कि मैं बहुत ज्यादा एरोगेंट हूँ, ऐसा कैसे कोई कर सकता है और मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है। पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे हीरो और लड़की की किस्मत में आगे क्या लिखा हुआ है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी हीरोइन की एंट्री हो चुकी है और वहाँ पर हीरोइन जो होती है वो हमारे वुशन की वजह से काफी गुस्से में होती है और हमारा वुशन वहाँ से गायब हो जाता है, उसे वहीं पर छोड़कर। जबकि इस एपिसोड की शुरुआत में हमें माउंट यांसी का सीन दिखाया जाता है कि हमारा वुशन जो कि माउंट यांसी की तरफ आगे बढ़ रहा था वो इस माउंटेन के ऊपर पहुंच जाता है। वहाँ पर पहुंचने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ पर जाकर उनसे नूडल्स मांगता है तो वो लोग उसके लिए नूडल्स लेकर आते हैं। तो हमारा वुशन कहता है मुझे लगता है कि मैंने अपना काफी सारा टाइम वेस्ट कर दिया एक बहुत ही बेकार सी चीज, सॉरी बेकार चीज नहीं बल्कि एक बेकार इंसान के
ऊपर, जहाँ पर शुई की बात कर रहा होता है। फिर साथ ही वहाँ पर वो अपने नूडल्स खाता है, लेकिन आसपास भी उसकी नजर होती है कि वो सभी लोग जो होते हैं उसकी तरफ देख रहे होते हैं। सभी के सभी लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि ये सभी लोग जो होते हैं ये भी ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी का ही मेंबर होते हैं। तो हमारा वुशन अपने नूडल्स खत्म करता है। नूडल्स खत्म करने के बाद हमारा वुशन वहां से बाहर निकल आता है, और बाहर निकलने के बाद जब वो थोड़ी दूर जाता है तो वहां पर जाने के बाद वहां पर से उसे महसूस होता है कि वो सभी लोग उसकी तरफ क्यों घूर कर देख रहे थे, क्योंकि उसे खांसी आती है। जब खांसता है तो उसके मुंह के अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने उस नूडल्स के अंदर पॉइजन डाला हुआ था, पता नहीं वो उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो यहाँ पर इस माउंट यांसी के ऊपर किसी को भी आता हुआ नहीं देखना चाहता, इसी वजह से शायद उन्होंने इसे मारने की कोशिश की है। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा वुशन उन सभी लोगों को मार डालता है। उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचता। उसमें वापस जाता है और सभी को मार देता है और कहता है कि मुझे पता था कि यहाँ पर इस तरह का कुछ ना कुछ जरूर होगा, इसी वजह से मैं यहाँ पर पहले से तैयारी करके आया था। मुझे लगता है कि इन लोगों ने मेरे खाने में कुछ मिलाया हुआ था, लेकिन इन बेवकूफों को क्या लगता है कि इस तरह के थोड़े बहुत पॉइजन के साथ ये लोग मुझे मार सकते हैं। तुम्हारा वुशन उन सभी को मारने के बाद बाहर निकलता और कहता है कि ये पूरे का पूरा गाँव ही बहुत ज्यादा अजीब है। इस माउंटेन के ऊपर जितने लोग हैं मुझे लगता है ये सारे के सारे ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी का हिस्सा है, तो इन सभी को यहाँ पर मारना होगा। साथ ही हमारे वुशन को यहाँ पर बैंक की याद आती है कि बैंक ने उससे कहा था कि वो जो गांव है माउंट यांसी के ऊपर जो गांव है पूरे का पूरा गांव ही यहाँ पर इसी हाल में है, यानी कि वो सारे का सारा ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी का हिस्सा है। तो वुशन कहता है कि जहाँ पर देखो और कितने लोग हैं, और इसी के साथ उसके सामने और बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो वुशन कहता है कि इन सभी को भी अब यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इनकी ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी के मेन हेडक्वार्टर का दिखाया जाता है, जहाँ पर बॉस बैठा होता है। तो एक बंदा भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है कि सर हम लोग एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। तो उसका बॉस से कहता है क्या मतलब है कि हम लोग बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, क्या वो सभी गुम लोग मिल गए हैं? तो वो कहता है नहीं सर, यहाँ पर गुम लोगों की बात नहीं हो रही, बल्कि हमारे पर अटैक हुआ है। तो ये बात सुनने के बाद बॉस उसे कहता है क्या हमारे पर किसी ने अटैक किया है? कितने ज्यादा लोग हैं, कौन से मार्शल आर्टिस्ट उनके साथ, और किस लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हैं? तो उसका सोल्जर उसे कहता है कि बॉस मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है, अकेला एक बंदा है जहाँ पर आया और आकर हमारे लोगों को मार रहा है। वो उन्हें बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर रहा है और आगे की तरफ बढ़ता आ रहा है। बॉस भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बात के ऊपर भरोसा करूंगा कि सिर्फ एक बंदा है जहाँ पर तुम सभी को मारकर आगे की तरफ बढ़ रहा है? तो गार्ड से कहता है कि सर प्लीज इस बात के ऊपर यकीन करें, ये बात वाकई में सच है। उस बंदे ने यहाँ पर तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोगों को पहले हरा दिया हुआ है, उनमें से काफी सारे लोग तो मर भी चुके हैं। तो उसी के साथ ही वो दोनों खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर झटके की आवाज आती है, बाहर फाइट हो रही होती है। तो हमारा वुशन वहाँ पर अंदर पहुंच जाता है, उसके कपड़े खून से लथपथ होते हैं। वो दरवाजे से अंदर आता है, अंदर आने के बाद कहता है क्या तुम ही यहाँ के लीडर हो? तो फैक्शन का लीडर जो होता है वहाँ पर हमारे वुशन को देखने के बाद कहता है तो यही वो कमीना है जो कि हमारे मिशन के साथ पूरी तरह से हमारे मिशन को फ्लॉप कर रहा था, यही वो बंदा है जो कि हमारे मिशन में टांग गड़ा रहा था। तो अब यहाँ पर फाइनली ये पहुंच चुका है, तो अब मुझे खुद इसे हराना होगा ताकि यहाँ पर सारी की सारी मैच को क्लियर किया जा सके। लगता है कि इसने नीचे सभी लोगों को हरा दिया है, तो इसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन इस बंदे के साथ मसला क्या है, ये मेरी तरफ इस तरह से घूर कर क्यों देख रहा है? इसको देखने से ऐसे महसूस होता है जैसे कि इसे लगता है कि मैं इसके सामने बस एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा हूँ और यहाँ पर मुझसे बहुत ज्यादा बड़ा है। साथ ही बॉस जो होता है वो भी अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि ये तो भी पता चलेगा जब मैं इसे फायर करूंगा, उसके बाद पता चलेगा कि हम दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि बॉस दीवार के अंदर दंसा होता है, बॉस यहाँ पर हार चुका होता है। तो बॉस को यहाँ पर फाइट करने का मौका भी नहीं मिलता और इसी के साथ ही बॉस हार भी गया। और उसके बाद वहाँ पर गवर्नर अपने सोल्जर्स लेकर पहुंच आता है, तो उन सभी से कहता है कि सभी बैंडिट्स को पकड़ लो, किसी एक को भी जाने मत देना। तो उसके सोल्जर उसे कहते हैं कि गवर्नर प्लीज ये तो बताएं क्या है ये सभी गुंडों ने किया क्या है, ये कौन से गुंडे हैं? तो गवर्नर उसे कहता है क्या तुम लोगों ने यहाँ पर ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी के बारे में सुना है? ये ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी का मेन हेडक्वार्टर है और यहाँ पर इनका बॉस रहता है, और बॉस को भी हम लोग जल्दी पकड़ेंगे। पहले यहाँ पर इन सभी छोटे मोटे गुंडों को पकड़ लो, ये सभी लोग ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी का हिस्सा है। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में ये लोग ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी का हिस्सा है, वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसको अभी तक कोई पकड़ नहीं पाया और जिसकी लोकेशन के बारे में आज तक किसी को पता नहीं चल सका। तो गवर्नर उसे कहता है कि हाँ ये वही लोग हैं, आप इनके पास नजर रखना, कोई भी इनमें से छूट ना पाए, ये बहुत खतरनाक है। तो उसके सोल्जर उसे कहते हैं ठीक है सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही करेंगे, और वो आगे बढ़ते हैं, जाकर उन सभी को बंदी बना लेते हैं। जबकि गवर्नर वहां पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर देखो तो सही, कितने अरसे से यहाँ पर म्यूरियम यूनियन और उसके साथ साथ 9 ग्रेड सेक्टर के लोग जो थे वो लोग भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग भी इस ऑर्गेनाइजेशन के बेस को यहाँ हेडक्वार्टर को नहीं ढूंढ पा रहे थे। लेकिन वुशन ने यहाँ पर अकेले ये सब कुछ कर दिया, उसने अकेले यहाँ पर इनके हेडक्वार्टर को ढूंढा और उसका बॉस को भी पकड़ लिया है। इसके साथ ही बॉस उसके पीछे आकर गिरता है। तो जब वो पीछे आकर गिरता है तो हमारा गवर्नर जो होता है उसकी तरफ देखता है और कहता है कि अब ये कौन है? तो वुशन उसके पास आता है और उसे कहता है कि ये इनका लीडर है, आप जल्दी से इसको पकड़ लो। ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी अब यहाँ पर खत्म होती है, मैंने ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी को खत्म कर दिया। और उसके बाद वो उसे कहता है ठीक है सर, जैसा आपने कहा
ऐसे ही करेंगे। अब वूजन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया है। फिर साथ ही उसे कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने सोमी से प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। तो गवर्नर उसे कहता है ठीक है सर, आप वापस जा सकते हैं, यहाँ का सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगा, अब यहाँ पर कुछ भी संभालने लायक नहीं बचा। तो वूजन उसे कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन उस बारे में मत भूलना। तो गवर्नर उसे कहता है किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर साथ ही उसे कहता है हाँ मुझे याद आ गया, ठीक है, मैं आपके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, ये एक सीक्रेट रहेगा। तो वूजन उसे कहता है नहीं, इस बारे में नहीं बल्कि दूसरी बात कर रहा हूँ। तो वो उसे कहता है किस बारे में बात कर रहे हैं। तो वूजन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर पैसों की बात कर रहा हूँ, इन सभी के सर के ऊपर जो बाउंटी है वो बाउंटी मेरे घर में पहुंच जानी चाहिए। तो गवर्नर कहता है हाँ क्यों नहीं, सभी के सर के ऊपर जो इनाम है वो आपके घर में पहुंच जाएगा। उसके बाद गवर्नर उन सभी को रस्सी से बांधता और उन सभी को लेकर मेन शहर के बीच से गुजर कर जा रहा होता है, जहां पर सभी लोग सड़कों के इर्द गिर्द खड़े होकर देख रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के लोग पकड़े गए। गवर्नर बहुत ज्यादा महान है, गवर्नर ने यहाँ पर सभी लोगों को पकड़ लिया, ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के सभी लोगों को पकड़ लिया है। जबकि यहीं पर शुई को दिखाते हैं कि जो कि छत के ऊपर खड़ी है सब कुछ देख रही होती है। शुई कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी मुझे पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि ये बंदा यानी ये गवर्नर जो है ये कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है और इसके पास तो इतनी पावर भी नहीं है कि अपने इन कमजोर से सोल्जर्स के साथ जाकर इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को इनके बॉस को पकड़कर ला सके। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई हिडन मास्टर है जिसने इसकी मदद की है। मुझे जल्दी से जल्दी उस बंदे को ढूंढना होगा जिसने इसकी मदद की है, ताकि हम लोग उसे अपनी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करने पर मजबूर कर सके। यहीं पर से नेक्स्ट सीन हमें म्यूरियम अलायंस का दिखाया जाता है। म्यूरियम अलायंस के लीडर जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो रूमर्स है वो वाकई में सच है, ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी अब खत्म हो चुकी है, ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के सभी लोगों को पकड़ लिया गया है। उसका मिलिट्री ऑफिसर उसे कहता है कि हाँ सर ये बात वाकई में कंफर्म है। मुझे लगता है कि वहाँ पर गवर्नर के साथ कोई बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है जिसने ये सब कुछ उनके साथ मिलकर किया है, वरना गवर्नर अकेला अपने सोल्जर्स के साथ ये नहीं कर सकता था। लीडर उसे कहते हैं कि मिलिट्री एडवाइजर जो तुम कह रहे हो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, तुम यहाँ पर ठीक ही कह रहे हो, यहाँ पर अकेले इस बंदे का ये काम नहीं हो सकता, गवर्नर ये नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर फेनिक्स स्क्वाड के कैप्टन को वहाँ पर भेजना होगा इस मसले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हमें जल्दी से जल्दी उस मार्शल आर्टिस्ट को ढूंढना होगा ताकि वो म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन कर सके। साथ ही वो सोच रहे थे अगर हम लोग उस मार्शल आर्टिस्ट को यहाँ पर अपनी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करने के लिए मना लेते हैं तो फिर हमारी म्यूरियम अलायंस की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मिलिट्री एडवाइजर कहता है कि अगर मिस शुई को वहाँ पर उस मार्शल आर्टिस्ट का सामना करना पड़ा तो फिर क्या करेंगे। मुझे लगता है कि हमें इसके लिए प्रिपेयरिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो मार्शल मास्टर इतनी आसानी के साथ तो हमारी अलायंस को ज्वाइन करने के लिए नहीं मानने वाला। मास्टर से कहता है कि हमें इस बार में फिलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं पता कि वो आसानी से हमारी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करने के लिए मान जाएगा या नहीं, पर मुझे लगता है कि वहाँ पर हमने जिसको भेजा है वो जाकर पताकारी लेगी, अगर वो आसानी से मान जाता है तो फिर ठीक है, वरना उसे जबरदस्ती यहाँ पर अपनी अलायंस को ज्वाइन करने के लिए मनवाना पड़ेगा। जबकि यहीं पर हमारे वूजन को दिखाता है कि वूजन अपने घर में बैठा होता है और उसके सामने सोमी और समाते दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि शुई जो है वो भी इनके घर में किस तरह घुसेगी और आकर वूजन को कैसे मनाएगी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करने के लिए। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रूथलेस डीमन के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि म्यूरियम यूनियन का जो लीडर होता है वो अपने मिलिट्री एडवाइजर से कहता है कि लगता है कि फिनिक्स कैप्टन को वहां पर भेजना होगा, फिनिक्स स्क्वाड की कैप्टन शुई को वहां पर भेजो ताकि वो जाकर सारे मसले को इन्वेस्टिगेट कर सके। यहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शुई का सीन दिखाता है कि शुई जो होती है वो कुछ मीठा खाने के बाद, क्योंकि वो बार बार वॉशरूम जाती है जिसकी वजह से उसका पेट खाली हो चुका होता है और वहां पर किनारे के ऊपर बैठी होती है और सोच रही होती है कि मैंने यहाँ पर इतनी ज्यादा स्वीट चीजें खाई क्यों थी, अब मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अगर ग्रैंडपा यहाँ पर होते तो वो चिल्ला कर कहता है कि तुम इतनी बुरी स्टेट में कैसे हो, तुम्हें एक मिशन के ऊपर भेजा गया और तुम यहाँ पर इस तरह से बैठी हो जैसे तुम कोई गरीब मांगने वाली हो। तो असल में शुई के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं होते और वो यहाँ पर कोई चीज खरीद कर खा भी नहीं सकती, इसी वजह से वो वहाँ पर भूखी बैठी होती है और उसका पेट जो होता है वो गुड़ुल गुड़ुल कर रहा होता है। तो उसी के साथ उसके सामने एक बन आ जाता है, तो वो उस बन को देखकर काफी हैरान होती है, क्योंकि हमारी स्वामी जो है वो हर किसी की मदद करती है। तो वो उसके सामने बन लेकर आती है, उस बन को देखने के बाद शुई लाट टपकाना शुरू कर देती है। तो वो उसे कहती है कि चलो जल्दी से इसको खा लो। तो शुई कहती है कि ये बच्ची कितनी ज्यादा अच्छी है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक फरिश्ता बनकर आई है जो मुझे यहाँ पर खाना दे रही है। तो वो उसके पास से बन ले लेती है और वो बन खाकर साथ ही उसे कहती है लड़की बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहती है मेरा नाम सोमी है, मेरा नाम हवा सोमी है। तो बन खाने के बाद से कहती है कि तुम्हारा नाम तो बहुत ज्यादा प्यारा है, मेरा नाम नैमगोंग शुई है। मेरे पेरेंट्स कहाँ पर है, तुम्हें यहाँ पर इस तरह से नहीं फिरना चाहिए, मुझे अपने पेरेंट्स के पास लेकर चलो, मैं उन्हें पर्सनली थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी मदद की है। तो वो कहती है असल मेरे पास पेरेंट्स नहीं है। इसी के साथ ही हमारा भूषण वहां पर पहुंचता है, उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि मैं इसका डैड हूँ, मैं इससे क्या काम है, तुम यहाँ पर क्या कहना चाहती हो। तुझे बात सुनने के बाद शुई काफी ज्यादा हैरान होती है, वो जल्दी से पीछे हटती है और कहती है जो तुम ही हो, ये तुम हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम्हारा भूषण उसे कहता है क्या मैं यहाँ पर नहीं हो सकता, मैं इसी गाँव में रहता हूँ। शुई जो होती है वहीं पर चुप कर जाती है, वो स्वामी के सामने नहीं बताती कि लास्ट टाइम ये बैंडेट्स के साथ गिरा हुआ था और उस वक्त मैंने इसकी मदद की थी। तो वो कहती है मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पर की मदद ले सकती हूँ, मैं यहाँ पर किसी को जानती नहीं हूँ तो इनके घर पर रुक सकती हूँ। तो इसी के साथ ही भागती हुई उनके पीछे आ जाती है और कहती है मुझे लगता है किस्मत ने हमें
हमें यहाँ पर एक दूसरे के करीब किया है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ ही रहे। तो हमारा वूजन से कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर तुम्हें अपने साथ नहीं रखना। शुई उसे कहती है लेकिन मेरी बात को सुन तो लो, मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। तो वूजन कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी और मैं यहाँ पर तुम्हें पहले ना बोल देता हूँ। जबकि वो चिल्लाकर उसे कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो वूजन उसे कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा। तो वो उसे कहती है क्या मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बैंडेड से नहीं बचाया था, उस वक्त गुंडे तुम्हारे पास से सब कुछ लूट लेते लेकिन मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तो वूजन इसी के साथ उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी। जबकि इसी के साथ ही सोमी जो होती है वो हमारे वूजन से कहती है कि मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बुरी हालत में, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और साथ ही सोमी वहां पर शर्म के मारे लाल पीली हो रही होती है क्योंकि वो यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि उसे यहाँ पर एक डैड मिल गया और वूजन उसका डैड बन गया है। आज उसे डैड कहकर पुकारती है। जैसे ही उसे डैड कहकर पुकारती है तो हमारा वूजन भी वहां पर उसे भी एक झटका लगता है। तो इसी के साथ हमारा वूजन शुई की मदद करने का फैसला करता है। उसे कहता है ठीक है तुम मेरे घर पर आकर रुक सकती हो लेकिन बदले में तुम्हें यहाँ पर काम करना होगा। इसी के साथ दिखाता है कि वो कपड़े धो रही होती है, वो डंडे के साथ कपड़े कूट रही होती है और कहती है कि आखिर ये कैसा करते हैं, इन कपड़ों के अंदर से मिट्टी निकल क्यों नहीं रही, मैं कब से इनको यहाँ पर पीट रही हूँ लेकिन इनके अंदर से मिट्टी नहीं निकल रही, तुम इसको कैसे करते हो। तो वहीं पर हमारे माथे को दिखाता है कि उसकी तो छुट्टी हो गई है, वो बिस्तर पर लेटा होता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कपड़े धोना नहीं आता, मुझे तो लगा था कि एक लड़की हो तुम बड़ी आसानी से कपड़े धो पाओगी। मैंने तुम्हें पहले भी यहाँ पर कितनी बार बताया कि तुम्हें डंडे को जरा जोर से मारना होगा, जरा जोर से डंडे को मार तो कपड़ों के अंदर से सारी मैल निकल जाएगी। इसी के साथ शुई आके बढ़ती है, उसको कॉलर से पकड़ती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी कमीने कही कि तुम यहाँ पर मुझे ऑर्डर कैसे दे सकते हो। तो स्मार्ट उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि ये मास्टर का ऑर्डर है, मास्टर ने मुझे कहा था कि तुम्हें यहाँ पर कपड़े धोने, खाना पकाना और सफाई करना सिखा दूं, तो मैं बस तुम्हें यहाँ पर काम करना सिखा रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि मास्टर इतनी आसानी के साथ फ्री में तुम्हें कोई फेवर देने वाले थे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मास्टर कभी किसी को फ्री में फेवर नहीं देते। तो शुई इसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाती है, फिर साथ ही वहीं पर गिर पड़ती है और कहती है मैं यहाँ पर इस ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, यानी कि मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, मैं यहाँ पर इसकी मदद मांगी ही क्यों थी। यहाँ पर वो बैकग्राउंड सीन दिखाती है जहाँ पर हमारा वूजन उसे घर लाने के बाद से कहता है कि तुम यहाँ पर फ्री में बिल्कुल भी नहीं रह सकती, तुम्हें यहाँ पर काम करना होगा और बदले में मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें यहाँ पर रहने भी दूंगा और जितना ज्यादा तुम काम करोगे उतनी तुम्हें अच्छी सैलरी भी मिलेगी। शुई कहती है कि मेरी हालत काफी ज्यादा खराब थी और मुझे कुछ सिल्वर कॉइन्स की जरूरत थी ताकि मैं अपने लिए खाना लेकर खा सकूं, लेकिन इस बंदे ने यहाँ पर मुझे अपना गुलाम बना लिया है, अब मैं यहाँ पर नौकरों की जिंदगी गुजार रही हूँ, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। इस बंदे के पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन ये मुझे दे नहीं रहा। इसी के साथ ही नेक्स्ट इन गवर्नर का दिखाता है, गवर्नर उसके घर के ऊपर पैसों का बॉक्स लेकर आता है, उसे कहता है ये 100 गोल्ड नियांग है, ये सारे के सारे तुम्हारे लिए क्योंकि तुमने उन बैंडर्स को पकड़वाया था तो ये उनका इनाम है। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि चलो शुक्र है कि तुमने यहाँ पर मुझे यहाँ मेरा इनाम दे दिया, मुझे बताओ कि उन सभी का क्या होगा। तो वो कहता है कि जितने भी लोगों को हमने पकड़ा था ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के, उन सभी को रॉयल पैलेस के गार्ड्स लेकर चले गए हैं, उन सभी को रॉयल पैलेस के गार्ड जो वो स्पेशल जगह के ऊपर लेकर जाएंगे जहां पर यही समझो कि वो कभी बाहर नहीं निकल सकते, उन सभी का ट्रायल पूरा होने के बाद उन सभी को सजाए मौत दे दी जाएगी। तुम्हारा वूजन से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि ये मसला यहाँ पर क्लियर हो चुका है, अब दोबारा कभी भी यहाँ पर ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी का नाम नहीं लिया जाएगा। तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर साथ ही साइड के ऊपर से हंसने की आवाज आती है, तो गवर्नर बाहर की तरफ देखता है तो वहां पर स्वामी खेल रही होती है। तो गवर्नर उसे कहता है कि देखो तो जरा तुम्हारी बेटी कितनी ज्यादा क्यूट है। तो वो कहता है हाँ वो क्यूट है, अब बताओ कि आगे क्या कहना चाहते हो। गवर्नर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक और बात करना चाहता था तुम्हारी बेटी के बारे में, क्यों ना तुम यहाँ पर इसे स्कूल भेजो, क्या तुम इसे स्कूल नहीं भेज रहे। तो वो जो आगे से बिल्कुल खामोश होता है क्योंकि उस बेचारे को स्कूल का पता ही नहीं होता। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इसे स्कूल भेजना चाहिए क्योंकि इसकी उम्र बिल्कुल परफेक्ट है पढ़ने लिखने के लिए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी सोमी बड़ी होने के बाद जब यहाँ पर सभी लोग उससे पूछेंगे क्या तुम्हें पढ़ना आता है या लिखना आता है तो वो आगे से खामोश हो जाएगी। तो ये कितनी बड़ी इंसल्ट की बात होगी कि तुम्हारे पास यहाँ पर फिलहाल पैसे भी हैं और यहाँ पर अच्छे स्कूल भी हैं, तुम अपनी बेटी को किसी अच्छे स्कूल में भेजो ताकि वहां पर जाकर ये पढ़ सके। वूजन उसे कहता है क्या स्कूल में जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वो कहता है हाँ बहुत ज्यादा जरूरी होता है, स्कूल में जाकर ये नए दोस्त बना सकती है। जरा सोच कर देखो यहाँ पर तुम्हारे और स्माते के अलावा इसके पास है ही कौन, इसके पास दोस्त नहीं है। जी जाकर अपनी एज के बच्चों के साथ खेलेगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं एक अच्छे स्कूल को जानता हूँ जहाँ पर मेरा बेटा पढ़ता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी को वहाँ पर एडमिशन करवा दो। वूजन उसे कहता तो फिर ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा। जबकि गवर्नर वहाँ पर अपना मकसद पूरा कर रहा था, वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर सोमी को पढ़ने लिखने के लिए स्कूल इसलिए भेज रहा हूँ ताकि कल जब मेरे बेटे की इसके साथ शादी होगी, जो मेरी बहू बनेगी, तो ये एक बहुत ही अच्छी पढ़ने लिखने वाली औरत हो, कहीं सभी लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन में गवर्नर के घर का दिखाया जाता है। तो सोमी और हमारा वूजन दोनों गवर्नर के घर आए होते हैं। तो सोमी वहाँ पर उसके पॉन्ड में बैठी होती है, वहाँ पर मछलियां देख रही होती है और कहती है कि गवर्नर के घर के पॉन्ड के अंदर तो बहुत सारी मछलियां हैं। इसी के साथ इस साइड के ऊपर से आवाज आती है, एक लड़का चिल्लाकर उससे कहता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर मेरे घर में क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आकर मेरे पॉन्ड के अंदर अपनी टांगे लटकाकर बैठने की। सोमी उसे देखने के बाद आगे से कुछ बोलने लगती है। तो इसी के साथ ही वो लड़का चिल्लाकर उसे कहता है मैंने तुमसे यहाँ पर कुछ पूछा है, क्या तुम मुझे बताओगी नहीं, तुम कौन हो, यहाँ पर इस जगह पर क्या कर रही हो। इसी के साथ ही उसके फादर वहां से बाहर निकल आते हैं और उसे कहते हैं कि जिन रैंक जो तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम यहाँ पर हमारा प्रेस्टीजियस गेस्ट के ऊपर इस तरह से कैसे चला सकते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये हमारी बहुत ही
खास मेहमान है। तो जिनरैन के फादर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि वो तो यहाँ पर इस लड़की को बहू बनाना चाहते हैं, जबकि जिनरैन उनके प्लान्स के ऊपर पानी फेर रहा है। तो जिनरैन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फादर उसे कहता है क्या मैंने तुम्हें इस तरह सिखाया था, क्या मैंने तुम्हें सिखाया नहीं कि लड़कियों की इज्जत किस तरह से करते हैं और दोस्तों के साथ और मेहमानों के साथ किस तरह से पेश आते हैं, जल्दी से सॉरी बोलो। तो जिनरैन कहता है कि सॉरी। जब वो सॉरी बोल रहा है तो उसी के साथ सोमी आगे बढ़ती है और कहती है कि मिस्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जहाँ पर थोड़ा सा सरप्राइज होगी, क्या यही वो आपका लड़का है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे कि आपका एक बेटा है मेरी एज का? तो वो कहता हाँ मेरा ये बेटा है, मैं यहाँ पर इसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ और दोबारा से कहता हूँ। वो जिनरैन से कहता है कि जिनरैन चलो जल्दी से इससे माफी मांगो, लेकिन जिनरैन बहुत सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे फादर इस लड़की के साथ मुझसे भी ज्यादा अच्छे से कैसे बिहेव कर सकते हैं, वो मुझे यहाँ पर घास ही नहीं डाल रहे। और इसी के साथ वो कहता है कि फादर मुझे आपसे बहुत ज्यादा नफरत है और गुस्से के साथ वहां से भाग जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारी सोमी वाकई में स्कूल जा पाएगी। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा वूजन अपनी बेटी सोमी के साथ वहां से गवर्नर ऑफिस से वापस घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उससे पूछता है मुझे ये बताओ कि उस लड़के जिनरैन के साथ क्या तुम उसके साथ दोस्ती कर सकते हो, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा दोस्त बनने के लायक है? तो सोमी उसे कहती है कि हालांकि वो लड़का बाहर से काफी ज्यादा रोंदलू दिखाई देता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसके साथ दोस्ती कर सकती हूँ और सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं। मानो वूजन उसे कहता है कि जबकि तुम यहाँ पर एक दोस्त बनाने के बारे में सोच रही हो तो मैं यहाँ पर तुमसे एक और बात करना चाहता हूँ, क्या तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो? तो वो कहती है क्या क्या मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, क्या वाकई मैं स्कूल जा सकती हूँ? तो वूजन कहता है कि हाँ तुम स्कूल जा सकती हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगा। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वूजन कहता है तो फिर ठीक है कल सुबह तुम्हें स्कूल भेजूंगा। और इसी के साथ नेक्स्ट सीन में रात के वक्त का दिखाया जाता है। तो हमारा वूजन जो होता है उन दोनों को ट्रेनिंग करवा रहा होता है, वो दोनों वहां पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जबकि शुई उसके पास आती है और उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इसे चोनसोंग के सबसे फेमस स्कूल में भेजना चाहिए? क्या तुम्हें लगता है कि सिटी का सबसे फेमस स्कूल तुम्हारी बेटी के लिए ठीक रहेगा? वूजन से कहता है कि वो स्कूल फेमस हो या ना फेमस हो, लेकिन एक स्कूल तो सिर्फ स्कूल ही होता है जहाँ पर बच्चे जाकर पढ़ते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वो स्कूल कुछ ज्यादा ही फेमस है? तो शुई उसे कहती है कि नहीं मैं इस बारे में नहीं जानती, क्योंकि मुझे इस बारे में नहीं पता कि वो स्कूल कितना फेमस है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जितना ज्यादा फेमस स्कूल होगा बच्चों को वहां पर अडेप्ट होने में उतनी ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि फेमस स्कूल में हमेशा जो है वो रॉयल बच्चे पढ़ते हैं, यानी रिच बच्चे पढ़ते हैं। दूसरे बच्चों को वो बहुत ज्यादा तंग करते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ गेट अलॉन्ग करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो वूजन कहता है लगता है कि तुम इन सब से गुजर चुकी हो। तो वो सोच रही होता है कि मेरे वक्त में जब मैं स्कूल गई थी उस वक्त मैं बहुत ज्यादा टफ हुआ करती थी और ऐसे बच्चे जो कि मुझे तंग किया करते थे मैं उन्हें उठा उठाकर पटक देती थी। तो वूजन से कहते हैं कि मैं उन सभी लोगों को सबक सिखा चुकी हूँ, इसी वजह से कोई मुझे तंग नहीं करता था और उसके बाद सभी लोग डर कर मुझसे दोस्ती कर लेते थे। तो वूजन कहता है कि जितना तुम सोमी के बारे में सोच रही हो कि वो कमजोर दिखाई देती है, इतनी वो कमजोर है नहीं, देखना वो बहुत ही जल्दी स्कूल में सभी को अपना दोस्त बना लेगी। अगर यहाँ पर उसे किसी चीज में मुश्किल पेश आई, कोई बच्चा उसे ज्यादा तंग करेगा तो मैं बीच में आऊंगा और उस बच्चे को काट दूंगा। तो शुई से कहती है कि मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें यहाँ पर इस बात का भरोसा है कि तुम बीच में आकर अपनी बच्ची को बचा लोगी, लेकिन क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो कि अगर यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल फोर्स यानी कि कोई बहुत ही पावरफुल फैमिली का बच्चा इसके साथ टकराता है तो क्या तुम उस फैमिली के साथ पंगा लेने को तैयार हो? साथ ही वो अंदर से सोच रही होती है क्या मैं इसे यहाँ पर डायरेक्टली बता दूं कि एक बड़े स्कूल में जाने का मतलब यह है कि वहाँ पर बड़ी फैमिलीज के बच्चे आएंगे, जैसे कि वहाँ पर रॉयल फैमिलीज के बच्चे हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बच्चे हो सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं। अगर उनके साथ उसकी बेटी सोमी भिड़ जाती है या फिर वो लोग इसको बुली करते हैं तो फिर ये उनके सामने कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बड़ी फैमिलीज जो वो कभी भी अपने बच्चों को बुली होने नहीं देती। तो मानो वूजन से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ पर किसी बड़ी फैमिली से पंगा नहीं लूंगा? अगर कोई बड़ी फैमिली यहाँ तक पूरी की पूरी नेशन अगर यहाँ पर बीच में आ जाए तो मैं उसको भी उलट कर रख दूंगा, लेकिन अगर किसी ने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। ऐसी मानो वूजन वहां पर गुस्से के साथ ये वाली बात करता है तो उसकी पावर्स रिलीज होती है। जब उसकी पावर रिलीज होती है तो शुई को महसूस होती है। शुई कहता है मुझे अभी भी यहाँ पर स्ट्रेंज एनर्जी महसूस हुई। तो वूजन कहता है नहीं मुझे इस बारे में नहीं पता नहीं कहाँ से एनर्जी आई है। तो शुई उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है मुझे लगता है कि ये कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, इसके पास ज्यादा पावर नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर उस एनर्जी को महसूस नहीं कर पाया। मेरे जैसी हाई लेवल की मास्टरी यहाँ पर उस एनर्जी को महसूस कर सकती है। तो वो मार्शल मास्टर जिसको मैं ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी वो यहीं पर आसपास है, मुझे जाकर उसे ढूंढना होगा, मैं अभी जाकर उसे ढूंढ कर लाती हूँ। तो इसी के साथ ही अगले दिन सुबह सुबह का सीन दिखाते हैं कि वो शुई को स्कूल छोड़ने के लिए आती है। तो रास्ते में वो उसे कहती है क्या तुम वाकई में खुश हो गए तो स्कूल जा रहे हो? तो शुई कहती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। शुई वहां पर सोच रही थी कि सुबह के वक्त वो
वुशु ने स्पेशली मुझे कहा कि मैं शुई को छोड़कर, सॉरी शुई को नहीं सोमी को छोड़कर रहा हूँ, उसे स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी उसने मुझे दी है, क्योंकि उसे पता था कि मुझे यहाँ पर काम है, इसी वजह से उसने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं हिडन मास्टर को भी यहाँ पर गलियों में ढूंढ सकूं। तो सोच रही थी जिस तरह उसने कहा था कि सोमी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है कि इसे स्कूल में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी तो यहाँ पर पहली क्लास में जाने वाली है, तो पहली क्लास में कोई इतने पावरफुल बच्चे तो होंगे नहीं जो इसे तंग कर सके। तो सोमी भी काफी ज्यादा खुश होती है, तो वो सोमी से कहती है लेकिन मेरी बात का याद रखना, अगर वहां पर कोई भी तुम्हें तंग करे तो उसे उठाकर पटक देना जैसे मैं पटकती थी। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं उसे पटक सकती हूँ। इसके साथ ही वो स्कूल के दरवाजे तक उसे छोड़ देती है। तो सोमी उसे कहती है ठीक है तुम्हें बाद में मिलती हूँ, और सोमी स्कूल के अंदर चली जाती है। तो शुई कहती है कि अब जबकि यहाँ पर मैंने इसे स्कूल छोड़ दिया है तो चलो यहाँ पर अपना काम पूरा करते हैं। यहाँ पर लोगों से पूछती हूँ क्या किसी ने यहाँ पर हिडन मास्टर को देखा है। तो जैसे ही वहां पर से गुजरकर जा रही होती है, इसी के साथ साइड के ऊपर दो लोग बातें कर रहे होते हैं। शुई गुजरते गुजरते उनकी बातों को सुन लेती है, और उनकी बातें सुनने के बाद से यहाँ पर पता चल जाता है कि हिडन मास्टर कहाँ पर है। एक्शन हमें स्कूल के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर शुई स्कूल में आने के बाद सभी को अपने बारे में बताती है कि उसका नाम हुआ सोमी, और उनसे कहती है कि मेरे साथ अच्छे से पेश आना और मुझसे दोस्ती करना। लेकिन वो सभी नोबल फैमिलीज के यंग मास्टर्स और यंग मिसेज होते हैं, वो लोग उसे यहाँ पर बिल्कुल भी घास नहीं डालते, वो लोग बहुत ज्यादा बोर हो रहे होते हैं। तो टीचर जो होते हैं सोमी से कहते हैं जाओ अपनी सीट के ऊपर जाकर बैठ जाओ। तो सोमी जाती है, जाकर अपनी सीट ढूंढ रही होती है, जबकि साथ ही वो जिनरैंग की तरफ देखते हैं और उसे कहती है इसे तो मैं जानती हूँ। वो उसे हेलो बोलती है, लेकिन जिनरैंग अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है और उसके साथ बात नहीं करता। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन में मैंसन का दिखाया जाता है, जहाँ पर शुई भागती वापस आती है और कहती है फाइनली मुझे मिल गया वो मार्शल मास्टर कौन है जिसने ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को हराया है। तब वुशु उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मिल गया, मुझे बताओ कि वो बंदा कौन है, मुझे भी तो बताओ। तो वो कहती है हाँ मुझे मिल गया है, अब मुझे बिल्कुल असली बंदा मिला है, और मुझे पता चला है कि वो कोई एक मास्टर नहीं है बल्कि वो 5 हिडन मास्टर्स हैं, 5 हिडन मास्टर जो कि इसी सिटी में रहते हैं। लेकिन वो लोग यहाँ पर बैकग्राउंड में रहकर गवर्नर की मदद कर रहे थे और उन्होंने ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के लीडर को पकड़ा है। आज रात वो लोग जंगल में मिलने वाले और मुझे वहीं पर जाना होगा, आज रात मैं जंगल में जाकर उनसे मिल सकती हूँ। तुम्हारा वुशु उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि वो 5 लोग हैं। तो वो कहती है हाँ वो लोग 5 लोग हैं। उनके बारे में मैंने ये भी सुना है कि उन्हें हुनाइन की 5 स्वर्ड्स कहते हैं, यानी कि वो काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर है, इसी वजह से उन्हें 5 स्वर्ड मास्टर कहा जाता है। वुशु कहता है कि 5 स्वर्ड मास्टर्स के बारे में मैंने कभी कुछ नहीं सुना, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये रियल हो सकते हैं। तो वो कहते हो तुम इस बारे में कैसे सुन सकते हो, तुम तो सिर्फ और सिर्फ इस मैंशन के अंदर ही रहते हो और अपनी बेटी को सिर्फ बाजार लेकर खाने पीने की चीजें लेकर वापस आ जाते हो, तुम्हें इस बारे में कैसे पता होगा। वो सभी मास्टर्स बहुत ज्यादा स्पेशल है और हिडन मास्टर्स हैं। फिर साथ ही वो सोच रही होती है कि मुझे बस म्यूरियम लाइन्स के पास उन लोगों को लेकर जाना है और जाकर उन्हें यही बताना होगा कि मैंने यहाँ पर उन 5 मास्टर्स को ढूंढ लिया और उसके बाद मैं यहाँ पर इसकी गुलामी नहीं करूंगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो वो कहती है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हारा वुशु कहता है कि अच्छा ठीक है फिर मैं भी रात को तुम्हारे साथ जाऊंगा और 5 मास्टर से मिलने के लिए। तो वो कहती है क्या वाकई में तुम मेरे साथ जाओगे। तो वुशु कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर हुनाइन के 5 मास्टर्स को देखना चाहता हूँ कि आखिर वो 5 मास्टर्स कितने ज्यादा पावरफुल है जिन्होंने ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को हराया है। तो इसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मेरा पालतू बन जाएगा, मैं इसके गले में रस्सी डालूंगी और उसे अपने साथ वहां पर दुम हिलाते हुए लेकर जाऊंगी। शुई से कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें अपने साथ ले तो जाऊंगी लेकिन बदले में तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। तो वुशु कहता है क्यों नहीं ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा वुशु और सोमी बातें कर रहे होते हैं। सोमी उसे बताती है कि उसने स्कूल में क्या कुछ सीखा, उसने अल्फाबेट सीखी और साथ उसने लिखना सीखा। वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसने पहली बार वहां पर पेन को पकड़ा और साथ में कुछ लिखा भी था। वहीं पर बातें करते करते वो सो जाती है। तो जब वो सो जाती है तो उसी के साथ शुई वहां पर आती है। शुई वहां पर आने के बाद उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बातें सुनी, मुझे लगता है कि सोमी ने वहां पर बहुत ज्यादा एंजॉय किया, इसे स्कूल बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन क्या तुमने यहाँ पर इस बात को नोटिस किया कि इसने यहाँ पर अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में सब कुछ बताया लेकिन दोस्तों के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया। ऐसा लगता है कि वहां पर इसे लड़कों ने तंग किया है या फिर बच्चों ने तंग किया जिसकी वजह से ये स्कूल के बारे में नहीं बताना चाहती, या फिर किसी ने वहां पर इसे मुंह नहीं लगाया होगा, ये अकेली रह गई होगी। तुम्हारा वुशु से कहता परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज पहला दिन था, मुझे लगता है कि कल ये जाकर सभी लोगों को साबित करेगी ये उनकी दोस्त बनने के लायक है और देखना कल इसके बहुत सारे दोस्त बनेंगे। शुई से कहते हैं कि हाँ हो सकता है क्योंकि आज पहला दिन था इसी वजह से। चलो फिर ठीक है अब हम भी यहाँ पर से निकलना चाहिए। 5 स्वर्ड मास्टर्स जो है वो जंगल में आकर मिलने वाले हैं तो हमें जाकर जल्दी से उन्हें ढूंढना होगा, ऐसा ना हो कि वो पहले चले जाएं। तुम्हारा वुशु से कहता है ठीक है फिर मैं इसे बिस्तर पर लेटाऊं और तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वो सोमी को उसके बिस्तर के ऊपर लेटाकर उसके बाद उसके साथ वहां पर से निकल पड़ता है। तो ये लोग उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर इन्हें पता चलता है कि 5 स्वर्ड मास्टर्स वहां पर मिलने वाले हैं। तो वहां पर 5 लोग खड़े होते हैं। तो शुई उन लोगों से कहते हैं क्या तुम ही लोग हुनाइन के 5 स्वर्ड मास्टर्स हो जिन्होंने यहाँ पर ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को हराया है। तो वो लोग उसकी बात सुनने के बाद उसे कहते हैं कि हमें नहीं पता कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रही हो। तो शुई कहती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, मैंने लोगों से सुना है कि तुम ही वो लोग हो जो कि गवर्नर की सीक्रेटली मदद कर रहे थे, ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को तुम ही 5 ने मिलकर हराया है। उनमें से एक उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने यहाँ पर ये सारी बातें कहाँ से सुनी है, ये सिर्फ और सिर्फ बकवास बातें हैं, प्लीज यहाँ से वापस चली जाओ, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। तो 5 फिर से वहां पर आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। तो पता नहीं ये 5 लोग कौन है, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो आप सभी लोग भी यहाँ पर जानने के लिए तैयार है ना, क्या ये 5 मास्टर्स कौन है, क्या ये असली है या फिर फेक है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि शुई उन 5 लोगों के पास पहुंच जाते हैं जिससे लगता है कि वो 5 स्वर्ड मास्टर्स हैं और 5 वो मास्टर्स हैं जिन्होंने ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी को पकड़ने में गवर्नर की मदद की थी। तो वहां पर जाने के बाद जब वो उनसे बात करती है तो वो लोग बड़े मिस्टीरियस तरीके से उससे जवाब देते हैं और आगे से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, जैसे कि उन्हें यहाँ पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए आया है। शुई उनसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, मुझे पता है कि तुम लोग कौन हो, मुझे पता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी को पकड़ने में गवर्नर की मदद की थी। फिर साथ ही वो उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं म्यूरियम अलायंस की फिनिक्स स्क्वाड की कैप्टन हूँ, मेरा नाम नैमगुंग शुई है और मैं यहाँ पर तुम सभी को पर्सनली रिक्रूट करने के लिए आई हूँ। ग्रेट वॉरियर्स प्लीज हमारा साथ दे, हम लोग चाहते हैं कि दुनिया आपके बारे में जाने, इसी वजह से आपको हमारी अलायंस को ज्वाइन करना होगा। अलायंस लीडर आपसे मिलकर खुद बात करना चाहते हैं। तो ये बात सुनने के बाद उनमें से एक कहता है कि आप वाकई में म्यूरियम लीडर अलायंस हमसे बात करना चाहते हैं। तो शुई से कहते हैं कि उम्मीद करते हो कि आप लोग यहाँ पर मेरी ऑफर को रिजेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी म्यूरियम के जो लीडर हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं और साथ ही ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी के ऊपर जो हमारी तरफ से जो बड़ा सा इनाम रखा हुआ था वो सारा इनाम भी आपको मिलेगा। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हुई, लेकिन ये बात वाकई में सच है कि हम ही वो 5 स्वर्ड मास्टर्स हैं जिन लोगों ने यहाँ पर ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी को पकड़ने में गवर्नर की मदद की थी। तो बिल्कुल ठीक जगह के ऊपर आई हो, हम ही वो 5 फेमस मास्टर्स हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो उनकी तरफ देखती है, जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये देखकर वो भी काफी हैरान होती है कि ये 5 थोड़े अलग लग रहे हैं। फिर साथ ही वो सोच रही होती है हो सकता है कि ये 5 पावरफुल मास्टर्स है, इसी वजह से ये इस तरह के गेटअप में रहते हूँ। शुई अंदर से सोच तो रही होती है लेकिन इसी के साथ उसे इन 5 मास्टर्स को वापस भी तो लेकर जाना है। तो वो सोच रही होती है अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे यहाँ पर इनकी बॉडी के अंदर से जो एनर्जी निकलती हुई महसूस हो रही है वो सेकंड रेट है, यानी कि इतना महसूस हो रहा है कि ये लोग कमजोर मार्शल आर्टिस्ट और मुझसे भी ज्यादा कमजोर हैं। लेकिन ये लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन्होंने ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी को हराने में गवर्नर की मदद की है। इसके साथ ही शुई उन लोगों से कहते हैं कि आपको पता है ना कि यहाँ पर अलायंस लीडर से मिलने के लिए आपको लेकर जा रही हो तो कम से कम आपको यहाँ पर अपनी स्किल्स का एक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, आपको यहाँ पर यह दिखाना होगा कि वाकई में आप ही वो 5 मास्टर्स हैं। तो ये बात सुनने के बाद एक उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर हमारे पर शक कर रही हो, क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम इस सिचुएशन में हो कि तुम यहाँ पर हमारे पर शक कर सको। और इसी के साथ ही वो 5 सेम एक साइड के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं तो नीचे का ग्राउंड टूटता है, झटका लगता है और शुई के पीछे काफी सारे पेड़ जो होते हैं वो टूट जाते हैं। तो वो उसे कहता है क्या अभी तुम यहाँ पर हमारे पर शक कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग फेक मास्टर्स हैं। ये बात सुनने के बाद शुई बहुत ज्यादा हैरान होती है और साथ ही पीछे टूटे हुए पेड़ों की तरफ देखती है और कहती है मुझे यहाँ पर कुछ महसूस भी नहीं हुआ, इन मास्टर्स ने यहाँ पर पावर को रिलीज किया और पेड़ टूट गए। यहाँ लगता है कि इनके पास बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेशन है जो मैं सेंस भी नहीं कर पा रही हूँ, ये कोई बहुत ही हाई लेवल के मास्टर्स हो सकते हैं। वैसे भी हाई लेवल के मास्टर्स के लिए अपनी कल्टीवेशन को छुपाना बड़ी आसान बात होती है। तो मास्टरों से कहता है कि तुम्हें हमारे पर शक है तो हम तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, प्लीज यहाँ से वापस चली जाओ। तो शुई कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ तो मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी। के साथ ही वो मास्टर्स जो होते हैं उसे ना बोलकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि शुई उनके पीछे पीछे भागना शुरू कर देती है और जाकर उनकी मिन्नतें कारी होती है कि प्लीज मेरे साथ चलो। और यहीं पर हमारे वूजन को दिखाते हैं कि वूजन वहां पर उन टूटे हुए पेड़ों की तरफ जाकर देख रहा होता है। वो एक टूटे हुए पेड़ को उठाता है और देख रहा होता है कि आयशा यहाँ पर हुआ क्या, ये पेड़ टूटा कैसे। तो उसे देखने के बाद कहता है वाह क्या बात है, ये पेड़ तो बड़ी कमाल तरीके से टूटा है। तो इसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक दूसरी फैक्शन का दिखाया जाता है जिसे येलो फैक्शन कहा जाता है। ये येलो फैक्शन जब भी डीमन कल्ट के अंडर आती है तो वहां पर वो लोग उन लोगों तक भी ये मैसेज पहुंच जाता है कि हुनान में 5 स्वर्ड मास्टर्स हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हैं। तो वहां पर उनका जो लीडर होता है वो बैठा होता है और कहता है तक जहां पर ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी को टेकन आउट किया गया है तब से ये खबरें फैली हुई है, मैंने सुना है कि गवर्नर के साथ 5 स्वर्ड मास्टर्स हैं जिन्होंने मिलकर ये सारा काम किया है। मास्टर जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है कि मैंने कभी इन 5 स्वर्ड मास्टर्स के बारे में क्यों नहीं सुना, इन लोगों ने ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी को हराया तो उसका मतलब है कि वो 5 काफी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। तो उसके साथ एक लड़का खड़ा होता है जो कि उसका नौकर होता है, उसे कहता है कि मुझे भी इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब वो ये वाली बात करता है उसी के साथ उसका मास्टर उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने कहा कि तुम बीच में बोलो, अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर बीच में नहीं बोल सकते। तो वो लड़का उसे कहता है कि प्लीज लॉर्ड मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर बीच में बोल पड़ा। तो इसी के साथ ही उसका लॉर्ड उसे कहता है अच्छा ठीक है, मुझे लगता है क्या यहाँ पर वाकई में ये सच हो सकता है कि वो 5 मास्टर्स हैं वो फेक हो सकते हैं, या फिर अगर वो वाकई में सच है तो फिर हमें जाकर उनसे फाइट करनी चाहिए, हमें जाकर उनसे देखना चाहिए क्या वो वाकई इस काबिल है कि उन्हें 5 स्वर्ड मास्टर्स कहा जा सकता है। तो उसका जो नौकर होता है वो यहाँ पर उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था और उसकी बातों को सुन नहीं रहा था। इसी के साथ ही मास्टर फिर से उठकर खड़ा होता है, उसे एक जबरदस्त किक मारता है और कहता है कमीने कहीं के, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर अपने स्वर्ड लॉर्ड की बातों को इग्नोर कर सकते हो, तुम्हें लगता है कि तुम अपने मास्टर की बातों को इग्नोर करके यहाँ पर किसी और चीज के बारे में सोच सकते हो। तो वो लड़का मार खाने के बाद वहीं पर नीचे गिर पड़ता है। तो उसके बाद लॉर्ड उनसे कहता है कि चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग हुनान में जाने वाले हैं और वहां पर जाकर उन 5 स्वर्ड मास्टर्स को खुद कन्फ्रंट करेंगे और वहां पर जाकर देखेंगे क्या वो लोग वाकई में सच है या फिर झूठ है। जबकि वो लड़का मार खाने के बाद सोच रहा होता है कि इस कमीने ने कहा कि अपने लॉर्ड के सामने यहाँ
पर इसे इग्नोर कर रहे हो। अगर मुझे यहाँ पर अपना लॉर्ड चूज करने का मौका मिलता तो मैं इस जैसे घटिया कमीने इंसान को कभी अपना लॉर्ड नहीं चूज करता। बस यहाँ पर एक मौके की तलाश है कब मैं इस कमीने को मार डालूं और उसके बाद अपने लिए कोई नया लॉर्ड चूज करूंगा। ऊपर से नेक्स्ट सीन फिर से सोमी का दिखाया जाता है। तो शुई जो होती है उसे बाइल बोलकर जा रही होती है। तो शुई उसे कहती है क्या तो वाकई में तुम यहाँ पर हमें छोड़कर जा रही हो। तो शुई कहते हैं कि हाँ मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे यहाँ पर जो मिशन दिया गया था मैंने उस मिशन को पूरा कर लिया है। मुझे 5 तलवारबाज मास्टर मिल चुके हैं, मुझे उन्हें वापस लेकर अलायंस लीडर के पास जाना होगा। तो मानो वूजुन उसे कहता है तो फिर ठीक है, तुम्हें यहाँ पर से जल्दी से निकल जाना चाहिए, रात होने से पहले चले जाओ। और साथ ही अपने पास वो पैसों की थैली उसे देता है, ये लो जो तुम्हारे रास्ते के खर्च के लिए है। तो जब वो उस थैली को ओपन करती है तो उसके अंदर गोल्ड कॉइन्स होती है। तो वो सोच रही होती है मुझे तो लगा था कि ये मुझे सिर्फ और सिर्फ सिल्वर कॉइन्स देगा, लेकिन इसने मुझे काफी सारे गोल्ड कॉइन्स दे दिए, ये इतना बुरा नहीं है। तो वो आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम तो काफी अच्छे इंसान हो, लगता है कि तुम यहाँ पर काफी अच्छे इंसान बन गए हो, कुछ दिन पहले तो तुम मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहे थे। तो वो आगे से खामोश हो जाता है और कहता है कि बस जाओ यहाँ से। और इसी के साथ ही शुई उन दोनों को बाय बोलती है और कहती है तो फिर ठीक है, मेरे जाने का वक्त हो गया, तुम सभी लोग अपना ध्यान रखना। और इसी के साथ ही शुई वहां से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद हमारी जो छोटी सोमी होती है वो काफी ज्यादा उदास होती है और कहती है लगता नहीं है कि मैं अब बड़ी सिस्टर को दोबारा देख पाऊंगी। तो वो उसे कहता है कि अगर हमारी किस्मत में हुआ मिलना तो वो दोबारा जरूर मिलेगी, और अगर हमारी किस्मत में नहीं हुआ तो हम लोग दोबारा नहीं मिलेंगे। तो सोमी कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो जो से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये बात समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा उस लड़की के साथ यहाँ पर रिलेशनशिप खत्म होता है, लेकिन अगर हम दोनों की किस्मत में मिलना लिखा हुआ तो वो दोबारा यहाँ पर खुद ही आ जाएगी या फिर हम लोग उससे मिलने के लिए वहां पर चले जाएंगे। कहती है अच्छा ये बात है तो फिर ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि हम लोग दोबारा उससे जरूर मिलेंगे, क्योंकि मुझे वो उन्हीं बोझदा पसंद है। उस सोनी ने मेरे साथ बहुत ही अच्छे से बातें की थी और वो बोझदा अच्छी है। मुझे लगता है कि 3 लोगों के साथ रहकर भी मैं अकेली हूँ, अगर 4 लोग होंगे तो फिर ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे घर में एक लड़की भी होनी चाहिए। तो वो जो उसे कहता है कि मुझे बताओ कि तुमने स्कूल में और क्या कुछ सीखा है। तो फिर साथ ही वो कहती है मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। फिर साथ ही वो दोनों बातें करते हैं, वहां से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। तो मानो वूजुन उसे कहता है कि आज के बाद से तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा नाम डैन वूजुन है और आज के बाद से तुम्हारा नाम डैन सोमी होने वाला है, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो और आज के बाद से मैं तुम्हें अडॉप्ट बना करता हूँ, यानी कि आज के बाद से तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम बस यहाँ पर बड़ी हो, बिना किसी टेंशन के और बिना किसी खौफ के, तुम्हें बस यहाँ पर बड़े होना और हेल्दी रहना है। तो ये बात सुनने के बाद सोमी भी काफी ज्यादा शर्मा रही होती है कि उसे यहाँ पर उसके डैड मिल गए हैं। तुम्हारा वूजुन उसकी गाल खींचता और कहता है क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आई। तो सोमी कहती है हाँ हाँ डैड, मुझे आपकी बात की समझ आ गई है। और वो दोनों वहां से वापस अपने घर आ जाते हैं। अब हम लोग अपनी एपिसोड 18 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो मास्टर कौन था जो कि यहाँ पर अपने सर्वेंट के साथ आने वाला है 5 स्वॉर्ड मास्टर्स को जांचने के लिए। तो इस एपिसोड की शुरुआत में डाउनटाउन के सीन दिखाया जाता है। डाउनटाउन में बाजार में सीन दिखाते हैं जहां पर वो स्वॉर्ड मास्टर अपने साथ अपने गुलाम और साथ में दूसरे 2 साथियों को भी लेकर पहुंच जाता है। तो वो लोग बाजार में वहां पर घूम रहे होते हैं, उसके साथ ही होते हैं। तो वो लोग क्योंकि मिस्टीरियस लग रहे होते हैं और सभी लोगों को गुंडे टाइप के लग रहे होते हैं, इसी वजह से वो लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं। बाजार में सभी लोग उनकी तरफ देख रहे होते हैं। हमारा वूजुन भी वहीं पर खड़ा होता है, वूजुन भी उनकी तरफ देखता है, उसे भी वो मिस्टीरियस लगते हैं। वूजुन जब उस स्वॉर्ड मास्टर की तरफ देखता है तो उसे उसकी बैक के ऊपर एक बहुत ही बड़ी और भारी तलवार दिखाई देती है। उसकी तलवार उससे भी ज्यादा बड़ी और भारी होती है। तो वूजुन कहता है देखो तो जरा यहाँ पर कितनी बड़ी तलवार है, मुझे नहीं लगता कि ये बंदा कोई आम बंदा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर हो सकता है। इसके साथ ही स्वॉर्ड मास्टर को वहां पर दिमाग में एक मैसेज मिलता है जिसके साथ से पता चलता है कि उसके साथियों ने 5 स्वॉर्ड मास्टर्स की लोकेशन को ढूंढ लिया है। वो उसे बताते हैं कि वो लोग यहाँ पर से तकरीबन 20 माइल नॉर्थ की तरफ है। वो एक लड़की के साथ यहाँ से म्यूरियम अलायंस की तरफ जा रहे हैं। लगता है कि बहुत ही जल्दी म्यूरियम अलायंस में पहुंच जाएंगे कि वो लोग इस वक्त हुबाई सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद स्वॉर्ड मास्टर कहता है चलो फिर ठीक है, अगर तुम्हें उनकी लोकेशन पता चल गया तो हम लोग भी वहीं पर आ रहे हैं, चलो जल्दी से वहां पर चलकर देखते हैं कि आखिर वो कितने पावरफुल मास्टर्स। और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां पर से गायब हो जाते हैं। जब वो सभी लोग वहां चले जाते हैं तो हमारा वूजुन कहता है कि मुझे लगा था कि ये बंदा काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसके ऊपर डिवाइन सेंस रखी हुई थी और मुझे यहाँ पर उनके मैसेजेस पता चले हैं जिसके मुताबिक वो लोग यहाँ से 20 माइल नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर उन्हें कुछ मिला है। तो चलो चल के देखते हैं कि आखिर ने क्या मिला और जो क्या ढूंढ रहे थे। तुम्हारा वूजुन भी वहां से गायब हो जाता है और उनके पीछे चला जाता है। ऊपर से नेक्स्ट दिन में शुई और 5 स्वॉर्ड मास्टर्स का दिखाया जाता है। तो शुई आगे आगे भाग रही होती है और 5 पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन वो लोग थक जाते हैं और लंबे लंबे सांस ले रहे होते हैं। शुई वहीं पर रुक जाती है, उनकी तरफ देखती है और कहती है मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक ले लेनी चाहिए। तो मास्टर उसे कहता है कि नहीं हमें यहाँ पर ब्रेक लेने की क्या जरूरत है, हमें लगता है कि हमें बस यहाँ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। को यहाँ पर हमारे लिए बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग तो पूरे 3 दिन तक लगातार चल सकते हैं बिना रुके, बिना थके, बिना सोए, तो आप यहाँ पर बिल्कुल परेशान ना हो। तो शुई इसकी बात सुनने के बाद कहती है हाँ मुझे पता है कि
आप लोग यहाँ पर बिना रुके बिना थके चल सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक ले लेनी चाहिए। और वो लोग बहुत ही बुरी हालत में होते हैं और थके हुए होते हैं। तो शुई को भी यहाँ पर समझ आ रही होती है कि उसने यहाँ पर कोई गलती कर दी है। ये सभी लोग तो कोई एमी से बोंगे से लोग लगते हैं, कहीं से भी ये मार्शल आर्टिस्ट नहीं लगते। फिर साथ ही वो कहती है लेकिन इन लोगों ने वहां पर अपनी पावर का प्रदर्शन दिखाया था और जो मैंने अपनी आंखों से देखा था, इन लोगों ने पावर को रिलीज करते हुए पेड़ों को काट दिया था। कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर यहाँ पर ये कर सकता है। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर अपने डाउट्स को क्लियर रखना होगा। इन्हें लीडर के पास लेकर जाती हूँ, वहीं पर जाकर फैसला होगा। इसी के साथ ही कोई शूरिकेन्स के साथ उनके पास अटैक कर देता है, तो वो अपने पास से तलवार निकालती है और शूरिकेन्स को वहां पर डिफ्लेक्ट करती है और कहती है कि ये क्या, ये किसने अटैक किया होगा। तो वो पांचों मास्टर भी भागते हुए जल्दी से उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। तो शुई कहती है कौन है जहाँ पर, जल्दी से सामने आओ। तो उसके सामने एक डाल के ऊपर वो मास्टर खड़ा होता है। तो शुई उसे देखने के बाद कहती है कि ये क्या, ये तो येलो मार्शल कासल से है। वो उसकी बैक के ऊपर बड़ी सी तलवार को देखती है तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये जो भी बंदा है जी येलो मार्शल कासल की 50 रैंक्स में से हो, 50 टॉप रैंकिंग में से एक है, क्योंकि इसके पास एक बड़ी सी तलवार है। तो ये टायरेंट हो सकता है। इसको टायरेंट मा डॉग जिन कहते हैं। म्यूरियम यूनियन में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मास्टर डॉग जिन के बारे में ना जानता हो, क्योंकि इसकी बड़ी तलवार की वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो वो कहती है कि मास्टर डॉग जिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं जहाँ पर आप जैसे सीनियर को मिलकर काफी ज्यादा खुश हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि तुम्हारी जैसी एक छोटी बच्ची, यानी म्यूरियम की एक छोटी बच्ची को भी मेरे बारे में पता है, तो इसका मतलब यह है कि मैं म्यूरियम यूनियन में काफी ज्यादा फेमस हूँ। तो शुई वहां पर उसके साथियों की तरफ भी देख रही होती है और कहती है कि इसके साथी में बाकी के सभी लोग तो रिनाउंड नहीं है, लेकिन इसके साथ जो इसका एक नौकर खड़ा है वो इसका गुलाम है और उसका नाम मूजिन है, लेकिन उसको मास्टर ऑफ ब्लेड भी कहा जाता है, क्योंकि वो ब्लेड में काफी ज्यादा स्पेशल है। वो 2 तलवारें यूज करता है और वो काफी ज्यादा तेज भी है। तो मास्टर डॉग जिन वहां पर गुस्से के साथ कहते हैं क्या यही वो पांचों कमीने मास्टर्स है जिन लोगों ने ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को हराने में गवर्नर की मदद की थी? क्या यही वो लोग हैं जिन्होंने ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को हराया है? तो ये बात सुनने के बाद शुई वहां पर सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, क्या मैं यहाँ पर इन मास्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाऊं और इनसे इनकी फाइट करवा दूं, क्योंकि अगर ये पांचों मास्टर ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को हरा सकते हैं तो फिर मास्टर डॉग जिन को भी ये हरा सकते हैं। तो जैसी वो बात करने लगती है, इसी के साथ उनमें से एक आगे बढ़ता है और उसे कहता है हाँ हम ही वो पांचों स्वॉर्ड मास्टर्स हैं, हुनान के पांचों फेमस स्वॉर्ड मास्टर जिन्होंने ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के कमीनों को हराया था। तो शुई कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर हमारे बचने के कोई चांसेस हैं, क्योंकि इनमें से किसी भी एंगल से ये स्वॉर्ड मास्टर तो दिखाई नहीं देते जो डॉग जिन का मुकाबला कर सकते हूँ। यहाँ पर से कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन पांचों ने ये सारी की सारी प्लानिंग की थी। तो वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा मौका है। यहाँ पर इनमें से जो एक टकले वाला होता है वो इन सभी लोगों को बातें करते हुए कह रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर अलायंस वालों के पास से बहुत सारे पैसे ले सकते हैं, ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के सर के ऊपर जो भी इनाम था वो सारे का सारा हमें मिल सकता है। तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर ये करना चाहिए। तो किसी भी काम में फेल नहीं है। जब हम पांचों मिलकर कोई काम करते हैं तो हम लोग कभी भी मिलकर ये काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर इसमें से गुजर सकते हैं। तुम सभी लोगों को पता है कि ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के सर के ऊपर एक बहुत बड़ा इनाम था और यहाँ पर ये बातें फैली हुई है कि गवर्नर अकेला ये काम नहीं कर सकता। और इस वक्त हमें पता चला है कि अलायंस से एक लड़की आई हुई है जो कि फिनिक्स स्क्वाड की कैप्टन है। अगर हम लोग यहाँ पर उसे इंप्रेस कर देते हैं तो हमें अपने साथ लेकर जाएगी और अलायंस लीडर हमें इनाम देंगे ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के सर के ऊपर जो इनाम था। साथ ही उसे कहते हैं लेकिन यांग नीम क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग नैमगुंग फैमिली का मुकाबला कर सकते हैं? तो वो कहता है कि हम लोग नैमगुंग फैमिली का मुकाबला नहीं करेंगे बल्कि उन्हें बेवकूफ बनाएंगे। और इसी के साथ ही वो जाकर पेड़ों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। वहां पर उन पेड़ों को पहले से तोड़ देते हैं, लेकिन बड़ी सावधानी के साथ उन पेड़ों को वहां पर खड़ा कर देते हैं ताकि थोड़ी सी फोर्स भी अगर उनके ऊपर लगाई जाए तो वो पेड़ वहां पर टूट जाए और ऐसे लगे कि अभी फोर्स के साथ वो पेड़ टूटे हैं। तो ये लोग यहाँ पर अपना प्लान पूरी तरह से बिछा लेते हैं और उसके बाद जब शुई वहां पर पहुंचती है, मैं शुई यहाँ पर पहुंची थी, वो भी यहाँ पर इन्हीं का काम था। उन्होंने कुछ लोगों को वहां पर स्कूल के पास छोड़ा था ताकि वो शुई के कान में जब बात डाल दे। शुई उनकी बात सुनने के बाद रात के वक्त यहाँ पर उनके सामने पहुंच जाती है और वहां पर पहुंचने के बाद वो जानबूझकर उसके सामने मिस्टीरियस एक्टिंग करते हैं कि जैसे कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो उसे भगाने की कोशिश कर रहे हैं और वो जानबूझकर उसके साथ जाना भी नहीं चाहते। फिर साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं तो पीछे के पेड़ टूट जाते हैं और इस बात से शुई बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। तो वो मास्टर सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर इस लड़की को बेवकूफ बनाया था तो हम लोग इसको भी बेवकूफ बना सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर डॉग जिन को बेवकूफ बनाकर भगा देते हैं तो उसका मतलब यह है कि इस म्यूरियम अलायंस की इस स्क्वाड लीडर को हमारे पर पूरा यकीन हो जाएगा और उसके बाद तो हम लोग इनाम लेकर यहाँ से निकल ही जाएंगे। तो वो टकला हालांकि उसके पसीने छूट रहे होते हैं लेकिन फिर भी वो मास्टर डॉग जिन से कहता है कि तुम्हारे जैसा एक छोटा कीड़ा यहाँ पर हमारे सामने खड़ा होकर हमारे सामने बात कर रहा है कि हम ही वो 5 स्वॉर्ड मास्टर्स हैं। तुम्हें यहाँ पर किसने कह दिया कि डीमन कल्ट के लोगों से हम लोग बात करते हैं? तुझे बात सुनने की तो उसकी बात सुनने के बाद मास्टर डॉग जिन हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने कहा कि मैं ईवल फैक्शन का एक बहुत ही छोटा कीड़ा हूँ, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, लगता है कि तुम्हें मारने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ जब वो वहां पर जोर से हंसता है तो इसी के साथ ही वहां पर से उसकी पावर रिलीज होती है। उसके हंसने के साथ ही वो सभी लोग अपने कान बंद कर लेते हैं। डॉग जिन कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ पर कितनी दूर से भागता हुआ तुम्हारे पीछे आया हूँ? मैंने बहुत ही लंबा सफर तय किया और मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा मजेदार फाइट देखना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर देखना है कि तुम्हारे पास कौन से स्किल्स हैं। चलो जल्दी से यहाँ पर आपने मुझे स्किल्स दिखाओ। अगर तुम लोग स्किल्स नहीं दिखा पाए तो तुम लोग तो वैसे भी मरने वाले
वाले हो। तो वो सभी लोग अब यहाँ पर सोच रहे थे कि अब हम लोग क्या करेंगे। तो बाकी के चारों उसे कहते हैं कि ह्योंग-निंग अब बताओ कि अब हमें क्या करना है। तो ह्योंग-निंग उनसे कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वो आगे बढ़ता है, अपनी तलवार का डंडा पकड़ता है और उसे कहता है कि मेरी तलवार इनविजिबल है जो तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रही। सभी लोग मरोगे जैसे मैं अपनी तलवार को यहाँ पर घुमाने वाला हूँ। तो क्या तुम सभी लोग यहाँ पर तैयार हो कि मैं अपनी तलवार को घुमा दूं। तो वो सभी लोग भी जल्दी से अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। मास्टर डॉगजिन अपनी तलवार को पकड़ते हैं, इसी के साथ ही मूजिन भी अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। उसके सामने वो टकला कहता है तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पर अपनी जान की बिल्कुल भी कदर नहीं है तो फिर मैं अपनी तलवार को घुमाने वाला हूँ। वाकई में इसके लिए तैयार हो। तो वो कहते हैं हाँ हम लोग तैयार हैं। तो वो मास्टर जो होता है यानी टकला जो होता है वहां पर अपनी तलवार को निकालकर इसी के साथ ही ग्राउंड के ऊपर मार देता है। जब अपनी तलवार को ग्राउंड के ऊपर मारता है एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम हीवन एंड अर्थ स्प्लिटिंग स्वॉर्ड होता है उसको यूज करता है। हालांकि ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ एक शो ऑफ होती है। उसने ग्राउंड के ऊपर एक स्मोक बॉम्ब फेंका था, स्मोक के साथ वहां पर काफी सारी स्मोक स्क्रीन क्रिएट हो जाती है। शुई कहती है कि ये क्या है, यहाँ पर इतना सारा स्मोक क्यों हो गया है। जब किसी के साथ ही टकला अपने साथियों से कहता है मेरे भाइयों चलो जल्दी से यहाँ से भागो, और वो पांचों वहां से भागना शुरू कर देते हैं। शुई कहती है कि ये क्या हुआ, यहाँ पर हुआ क्या। बेचारी को इस बात से काफी बड़ा झटका लगता है, जबकि डॉगजिन और मूजिन दोनों वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि हुआ क्या। वो पांचों मास्टर्स यहाँ पर अटैक करने वाले थे और यहाँ पर वो पांचों भाग गए हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 19 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे शुई के साथ क्या होगा, क्या डॉगजिन इसके ऊपर अटैक करेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि शुई के पांचों स्वॉर्ड मास्टर्स जो होते हैं वहां पर स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने के बाद भाग जाते हैं, जबकि मास्टर डॉगजिन और मूजिन दोनों इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो मास्टर डॉगजिन वहां पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि म्यूरियम अलायंस बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है। जरा इन लोगों की हालत तो देखो। ये लोग यहाँ पर इन पांचों स्वॉर्ड मास्टर्स को स्वॉर्ड मास्टर समझकर अपने म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करवाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर म्यूरियम अलायंस के लोगों को किसी ने बेवकूफ बना दिया। देखो तो जरा मुझे यहाँ पर कितना मजा आ रहा है। तो इसी के साथ ही डॉगजिन अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से जाओ इनका पीछा करो, इनमें से किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ना, क्योंकि मैं इतनी दूर से सिर्फ और सिर्फ इनका पीछा करते हुए आया था ताकि मैं देख सकूं कि इनके पास कौन से स्किल्स हैं। अब इनमें से किसी को जिंदा मत छोड़ना। और इसी के साथ उसके साथी अपनी तलवारें निकालते हैं और बड़ी तेजी के साथ उनके पीछे चले जाते हैं ताकि उन पांचों मास्टर्स को मारे जा सके। उसके साथ ही वहां पर चले जाते हैं ताकि उन पांचों मास्टर्स या फिर उन पांचों फेकर्स को जाकर मार सकें। इसी के साथ अब डॉगजिन वहां पर बचता है। तो डॉगजिन कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें मुझे एंटरटेन करना होगा, क्योंकि अब सिर्फ तुम ही यहाँ पर बची हो। तो अगर तुम मुझे एंटरटेन नहीं करोगी तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा बोर हो जाऊंगा। तो शुई कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे इसे फाइट करना ही पड़ेगी। ऊपर से नेक्स्ट सीन दिखाता है कि वो पांचों मास्टर जो होते हैं बुरी बुरी हालत में ग्राउंड के ऊपर पड़े हैं। पता नहीं अब जो मर चुके हैं या फिर अभी तक जिंदा हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। मूजिन भी वहीं पर खड़ा होता है। मूजिन उन पांचों को हराने के बाद सोच रहा था मैं तो यहाँ पर इस बारे में काफी ज्यादा खुश था कि लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट अपीयर हुए हैं जो कि डॉगजिन को मार डाले। यहाँ पर मैं इसी वजह से डॉगजिन के साथ आया था। मैं तो खुश हो जाता अगर वो यहाँ पर डॉगजिन को मार डालता और उसके बाद में आजाद हो जाता, जाकर अपने लिए कोई नया मास्टर ढूंढ लेता। लेकिन अफसोस ये पांचों के पांचों तो कोई नौटंकी करने वाले निकले हैं। साथ ही वो अपना गुस्सा उनके ऊपर उतार रहा होता है। वो फिर से उसे किक मारता और कहता है कमीनों कहीं कि तुमने यहाँ पर हमें बेवकूफ बनाया है। जबकि इसी के साथ ही हमारा वुशन वहां पर पहुंच जाता है। तो वुशन कहता है तो मुझे तो लगा ही था कि ये पांचों बिल्कुल फेक मास्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर क्या ये पांचों मर गए। तो इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा था मूजिन की तरफ। वो कहता है कि मुझे पता था उसी वक्त जब उन लोगों ने पेड़ों को गिराया था। तो वुशन सोच रहा था कि मुझे उसी वक्त समझ आ गई थी कि इन पांचों ने वहां पर शुई को बेवकूफ बनाया, लेकिन मैं शुई को वहां पर जाने के बिल्कुल भी नहीं रोक सकता था, क्योंकि मैं यहाँ पर ये चाहता था कि शुई मुझे अपने साथ लेकर ना जाए और यहाँ पर उसे मेरे बारे में पता ना चले कि वो मास्टर मैं हूँ जिसने ब्लैक स्वॉर्ड अलायंस को हराया था। वुशन कहता है काफी लंबे अरसे के बाद मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा देखा है, कुछ लोग यहाँ पर म्यूरियम अलायंस के वॉरियर्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी के साथ ही मूजिन वहां पर इस बात से काफी हैरान हो रहा था। वो जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है। मूजिन को वहां पर महसूस हो जाता है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। तो वो कहता है कि तुम कौन हो। और उसी के साथ ही नेक्स्ट सीन दूसरी तरफ का दिखाया जाता है जहां पर हमारी शुई फाइट कर रही होती है। तो शुई डॉगजिन की तलवार के साथ अपनी तलवार को टकराती है। तो शुई कहती है हालांकि इस बंदे के पास एक बहुत ही पावरफुल तलवार है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी इस छोटी तलवार के साथ इसके साथ फाइट कर सकती हूँ, थोड़ी देर के लिए तो टिक ही सकती हूँ। बंदे की फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होगी जो इतनी भारी तलवार को इतनी तेजी के साथ घुमा सकता है। उसके पास बहुत ही भारी तलवार होती है, लेकिन वो उस भारी तलवार को एक छोटी बारीक तलवार की तरह ही बड़ी तेजी के साथ घुमा सकता है। तो शुई उसके स्किल्स के साथ बहुत ज्यादा अमेज हो रही होती है और बहुत ही हैरान हो रही होती है कि ये बंदा बड़ी तेजी के साथ तलवार घुमा सकता है। जबकि वो उसे कहता है यानी डॉगजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे डिसअपॉइंट कर रही हो। मुझे तो लगा था कि म्यूरियम अलायंस की फिनिक्स स्क्वाड की कैप्टन यहाँ पर कम से कम इससे ज्यादा बेहतर कर सकती है और मुझे अच्छी फाइट दे सकती है। नैमगोंग फैमिली जो है, तुम्हारी नैमगोंग फैमिली हमेशा ही अपने आप को बहुत से एरोगेंट समझती आई है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि स्वॉर्ड एम्परर तुम्हारी नैमगोंग फैमिली से है। लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है, किसी ना किसी दिन मैं स्वॉर्ड एम्परर यानी तुम्हारे ग्रैंडफादर को भी हरा दूंगा। तो शुई से कहते हैं कि नैमगोंग फैमिली को कमजोर मत समझ
समझना, मैं नामगोंग फैमिली से हूँ और मैं कमजोर हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि नामगोंग फैमिली कमजोर है। तो डॉग जिन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुंह चलाने से ज्यादा अपनी तलवार चलाओ, तो मुझे लगता है कि फिर तुम्हारे जीतने के यहाँ पर कोई चांसेस होंगे। और साथ ही वो अपनी बड़ी तलवार के साथ शुई के ऊपर अटैक करता है, तो उसके हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है और शुई खुद भी ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। और इसी के साथ ही वो अपनी बड़ी तलवार को उसके सामने करता है और उसे कहता है दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही राज कर सकते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं उन्हें तो यहाँ पर इस दुनिया में अपनी बात रखने का भी कोई अधिकार नहीं है। चलो जल्दी से अब यहाँ पर अपने विनर को रिस्पेक्ट दो, क्योंकि मैंने इस फाइट को जीता तो तुम्हें यहाँ पर मुझे इज्जत देनी पड़ेगी। तो हमारी शुई उसे कहती है कि मुझे मार डालो, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ते हो तो फिर मेरे ग्रैंडपा तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। तो डॉग जिन उसे कहता है अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है तो फिर ठीक है, मैं इसे पूरी कर देता हूँ। और साथ ही वो अपने ब्लेड को घुमाता है और कहता है अब तुम यहाँ पर मेरे बड़े ब्लेड के हाथों से मरने वाली हो। और वो अपनी बड़ी सी तलवार के साथ जैसे उसके ऊपर अटैक करने लगता है, इसी के साथ ही उसके ब्लेड के साथ एक कॉइन टकराता है और उस कॉइन के टकराने की वजह से उसका ब्लेड वहीं पर ब्लॉक हो जाता है। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर एक सिल्वर कॉइन को बोल गई थी जो मैं तुम्हें देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुमने तो कहा था कि तुम सीधा इस वक्त म्यूरियम अलायंस की तरफ जाने वाली हो, लेकिन तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या कर रही हो? तुम तो अभी तक यहाँ पर यूजियांग से भी बाहर नहीं निकल पाई, यानी कि तुम अभी तक यहाँ पर मेरे इलाके में हो। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, तुम्हारी एरोगेंस की वजह से तुम्हारी आंखें ब्लॉक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि तुम्हें वो पांचों मास्टर्स भी दिखाई नहीं दिए कि वो फेक हैं। और साथ ही हमारे वूजन के हाथ में दिखाता है कि उसने मूजिन को पकड़ रखा होता है, वो मूजिन को उठाकर वहां पर लेकर आया होता है। तो डॉगजिन कहता है कि इस बंदे का मसला क्या है, इसकी बॉडी के अंदर जो ऑरा निकल रहा है वो काफी ज्यादा स्पेशल लग रहा है। तो हमारा वूजन जो होता है वहीं पर मूजिन को उठाकर फेंक देता है। डॉगजिन कहता है कि जिस तरह तुमने यहाँ पर मेरे सर्वेंट को उठा रखा है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तुमने यहाँ पर मूजिन को हराया होगा, लगता है कि तुम कोई मेरे दुश्मन हो जो यहाँ पर मुझे ढूंढ रहे थे। क्या तुम वाकई में यहाँ पर टायरेंट माँ डॉगजिन को ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने अच्छे हो कि तुम मुझसे फाइट कर सको? हमारा वूजन आगे की तरफ बढ़ता है, जबकि शुई वहां पर सोच रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इसने ये कैसे किया होगा, इसने मूजिन को कैसे हराया होगा। मुझे तो लगा था कि ये एक बहुत ही कमजोर इंसान है, एक आम सा फादर है जो कि बस अपनी फैमिली को बचाना चाहता है, लेकिन ये तो एक मार्शल आर्टिस्ट निकला। फिर साथ ही वो सोच रहे थे अगर मैं यहाँ पर सारे के सारे कोइंसिडेंसेस को आपस में मिलाती हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर चांसेस काफी ज्यादा हैं। फिर साथ ही वो कहती है जब मैं पहली बार इससे मिली थी तो ये माउंट यांजी की तरफ आगे बढ़ रहा था, वहां पर जब मैंने बैंडेड से इसे बचाया था। और उसके बाद क्या हुआ, गवर्नर वहां पर से बहुत सारे ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी के लोगों को पकड़कर वापस लेकर आया था, जहां तक कि उनके लीडर को भी पकड़ लिया गया था। लगता है कि यही बंदा है जो कि माउंट यांजी के ऊपर गया था, जाकर इसने उसकी मदद की थी। तो मुझे लगता है कि जिस मिस्टीरियस स्वर्ड मैन को मैं ढूंढ रही हूँ वो यही है। हमारा वूजन आगे बढ़ता है, जाकर उसकी तलवार उठाता और कहता है कि मैं तुम्हारी तलवार को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए उधार ले रहा हूँ। जबकि शुई से पूछती है कि हाय तुम हो कौन? तो वूजन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जानने की जरूरत नहीं है। तो शुई कहती है क्या तुम मुझे बताओगे, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? क्या तुम इस छोटी तलवार के साथ यहाँ पर डॉगजिन का मुकाबला करोगे? तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि मैं इस फाइट को बहुत ही जल्दी खत्म करने वाला हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही वो डॉगजिन से कहता है चलो जल्दी से आ जाओ, फाइट को स्टार्ट करो। तो डॉगजिन आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि लड़के तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। चलो ये बात तो ठीक है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है और तुम मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस छोटी बारीक सी तलवार से मेरी बड़ी तलवार का मुकाबला कर पाओगे? तुम्हें पता भी है कि लोग मुझे क्या कहते हैं। वो अपनी तलवार को घुमाना शुरू करता है क्योंकि वो तलवार को बड़ी तेजी के साथ घुमा सकता है। तो इसी के साथ ही सुई चलाकर उसे कहते हैं कि प्लीज वहां पर से हट जाओ, तुम्हें यहाँ पर इससे फाइट करने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन तुम डॉगजिन की इस बड़ी तलवार के सामने नहीं टिक पाओगे। बड़ी तलवार जब फोर्स के साथ अटैक करती है तो वो तुम्हारी मेरी छोटी तलवार को तोड़ देगी और तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगे। साथ ही डॉगजिन जो होता है अपनी बड़ी तलवार के साथ जब जैसे ही वहां पर सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है, तुम्हारा वूजन अपनी छोटी तलवार के साथ बड़ी आसानी से उसको ब्लॉक कर लेता है। वूजन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर ये कहा कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम कौन हो? हाँ मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक कमजोर इंसान हो जो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास एक बड़ी तलवार है तो तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। तो शुई वहां पर ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि इसने ये कैसे किया होगा। डॉगजिन की तलवार बहुत ज्यादा भारी और बहुत ज्यादा बड़ी है, जबकि इसने मेरी छोटी तलवार के साथ बड़ी आसानी के साथ उसको ब्लॉक कर लिया है। साथ ही वहां पर दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, दोनों वहां पर अपनी अपनी तलवारों को टकरा रहे होते हैं। डॉगजिन को यहाँ पर बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, वो बड़ी तलवार के साथ भी यहाँ पर पीछे की तरफ फटता जा रहा था, सोच रहा था कि हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। आज ये बंदा एक छोटी बारीक तलवार के साथ मेरी बड़ी तलवार के इतनी आसानी से ब्लॉक कैसे कर सकता है? और यहाँ पर मुझे लगता है कि ये अपनी फोर्स को लगा भी नहीं रहा, यानी कि इसके चेहरे के ऊपर एक छोटा सा बाल भी दिखाई नहीं दे रहा कि ये यहाँ पर जोर लगा रहा हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वूजन यहाँ पर डॉगजिन को हरा देगा और उसके बाद क्या होगा। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।